नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, सखा संबंधियों। मैं राजेश मिश्र उत्कर्ष आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की उपस्थिति ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर इस मंच पर हुई है। तो आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय क्यों लिया जाए, आखिर भूगोल विषय की अपनी उपयोगिता आपके जीवन में क्या है, आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से क्या है, यूपीएससी वैकल्पिक प्रश्न पत्र के अंतर्गत सर्वाधिक उपयोगी विषय के रूप में क्यों है, इन तमाम पक्षों पर आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आशा यह भी करता हूं कि इन कक्षाओं के माध्यम से आप लोग सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। अध्ययनगत दृष्टिकोण से और अध्यापन के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोणों से मेरा उद्देश्य रहेगा कि आप तक मैं अपनी 100% बात को पहुंचा सकूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी सफलता में ये कक्षाएं आपके जीवन में मील का पत्थर साबित हों। अगर भवन में नींव की, इमारत की नींव का कार्य करें तो मित्रों भवन की सुंदर सी नक्काशी और कंगूरे का भी काम करें। इन तमाम बातों का मैं प्रयास इन कक्षाओं के अंतर्गत करूंगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आज मैं पहली ये ओरिएंटेशन क्लास ले रहा हूं। तो आप सबके अंतर मन में कई शक शुबहे होंगे। आप इस विषय को लेकर कई तरह से अपने अंतर्गत प्रश्नों को पाल कर रखे होंगे। कुछ लोग तो इस विषय को लेकर बड़े ही आशान्वित होंगे, तो कुछ लोग संशय की दृष्टिकोण से इसे देख रहे होंगे कि आखिर यह विषय मेरे लिए उपयोगी होगा या नहीं, मेरे लिए अनुकूल है या नहीं। तमाम प्रकार के प्रश्न आपके मानस पटल पर उमड़ घुमड़ रहे होंगे मित्रों। उन तमाम आशंकाओं का निराकरण आज की इस कक्षा के अंतर्गत बिंदुवार तरीके से करने का मैं प्रयास करूंगा। अगेन मित्रों, आज की ये कक्षा कंप्लीट ओरिएंटेशन पर है आपका, जिसका संबंध ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर है और उद्देश्य यूपीएससी का है। ध्यान रखें, हम यहाँ यूपीएससी के साथ साथ अन्य 2 राज्यों में, जैसे यूपी एंड बिहार, इन दोनों ने भी अपने पाठ्यक्रम में, स्टेट स्पेसिस के एग्जामिनेशंस पाठ्यक्रम में, इन्होंने भी ऑप्शनल विषय रखा हुआ है। तो पाठ्यक्रम तो यूपीएससी का चलेगा, बट यूपीएससी के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखा जाएगा कि यूपीपीसीएस के अंतर्गत मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषय में तथा बीपीएससी के अंतर्गत मुख्य परीक्षा वैकल्पिक विषय में भूगोल को लेकर जो मांग है वह मैं पूरी कर सकूं। इसका मेरे द्वारा प्रयास अनवरत रूप से किया जाएगा, मित्रों। तो आपका वक्त बातों पर जाया नहीं करते मित्रों, सीधे सीधे अपनी बिंदुओं पर आते हैं, अपनी बातों पर आते हैं, ताकि आप आज इस विषय के स्वरूप को, इस विषय की प्रकृति को अच्छे से समझ पाओ और आप यह भी समझ पाओ कि यह विषय क्यों एक बेहतर अंकदायी विषय के रूप में साबित हुआ है, सबसे अधिक रुचिकर विषयों के रूप में क्यों साबित हुआ है। तमाम पक्षों पर आपके साथ बात करते हैं मित्रों। बातों के कई बिंदु होंगे, जैसे सबसे पहला आपके लिए विषय बिंदु हो सकता है। तो मित्रों शुरुआत ही यहां से करते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल। ज्योग्राफी किस रूप में? ऑप्शनल के रूप में। एकदम बहुत ही बेसिक बात से लेकर टॉप तक बात करते हैं। आप सभी के सभी पहली बात जानते हैं कि ऑप्शनल विषय यूपीएससी ने और स्टेट स्पेसिस ने अब 2 हटाकर केवल 1 ही कर दिए हैं। आपको यूपीएससी में सफल होने के लिए एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होता है। आप अपने मनोनुकूल विषय का चयन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका किस सब्जेक्ट से है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपके इंटरेस्ट का एरिया कौन से विषय का है। तो दूसरा
केवल इंटरेस्ट के आधार पर ही विषय का चयन नहीं किया जा सकता। कौन सा विषय अंकदायी है, किस विषय के बेहतर शिक्षक उपलब्ध हैं, किस विषय के बेहतर मार्केट में मटेरियल्स उपलब्ध हैं, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध हैं, और कई भी तमाम पक्ष देखे जाते हैं वैकल्पिक विषय के चयन में। आज हम इस पर बात करेंगे कि भूगोल ही एक वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों चयन किया जाए। पर पहले सामान्य दृष्टिकोण से देखेंगे कि यूपीएससी के अंतर्गत मुख्य परीक्षाओं में से ऑप्शनल को लेकर 2 प्रश्न पत्र होते हैं मित्रों, सभी को बता दूं। एक पेपर 1 होता है जिसे 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, और दूसरा पेपर 2 होता है। दोनों के लिए समान अंक है, यह भी 250 अंक का होगा और यह भी 250 अंक का होगा। ध्यान रखें, मेरी हर बातें यूपीएससी को आधार में रखते हुए अभी फिलहाल की जा रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों को अगर मिला दें तो आपके लिए यह हुआ 500 मार्क्स। 500 मार्क्स। पाठ्यक्रम 2010 के उपरांत बदला, 2013 में भी कुछ परिवर्तन किए गए। उन तमाम परिवर्तनों के उपरांत आपने देखा है कि जो जीएस का पाठ्यक्रम है, जनरल स्टडीज मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, और यहां पर ऑप्शनल का जो पाठ्यक्रम दिया गया है, विभिन्न ऑप्शनल में से उसमें से किसमें बेहतर अंक लाए जाते हैं, ऑप्शनल की आपकी सफलता में कितनी अहम भूमिका हो सकती है, ये मार्क्स बताते हैं। मित्रों, ये एक ऐसा आपके लिए आवश्यक तत्व होता है कि आप इन्हें 500 नंबर में से, ऑप्शनल में वैकल्पिक विषय में 500 नंबर में से 300 से अधिक अंक एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ाई करें तो अवश्य ही ला सकते हैं। और आप जानते हैं कि जीएस 1000 मार्क्स का होता है। जीएस 1000 मार्क्स का होने के बावजूद विद्यार्थी अधिकतम कितने मार्क्स ला रहे हैं? अगर विगत वर्षों के अगर आंकड़ों का आप सर्वेक्षण करें, आंकड़ों की आप जांच और परख करें, तो आप देख पाएंगे कि जीएस में विद्यार्थियों के कितने अंक आते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी जो सफल हो रहे हैं वह भी जीएस के चारों प्रश्न पत्रों में से कुछ एक में ना कहें तो दहाई का अंक पार मुश्किल से करते हैं। लेकिन ये वैकल्पिक विषय ही एक आपके लिए ऐसा स्रोत साबित होता है जो कि 500 नंबर में से 300 या इससे अधिक नंबर बहुत ही आसानी से, अगर बेहतर तरीके से स्ट्रेटजी पूर्ण तरीके से अगर अध्ययन किया गया तो आपको प्रदान कराता है। इसलिए मित्रों, ये इसका आरंभिक प्रारूप है कि ऐसा आपका प्रश्न पत्र होगा जिसमें इतना मार्क्स होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है। आप सबके अंदर एक पहला मौलिक प्रश्न जो होता है मित्रों, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं कि आखिर भूगोल ही वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों रखा जाए। भूगोल ही वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों रखा जाए? मेरा पहला जवाब होगा मित्रों कि यह विषय आपके दैनंदिन जीवन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात, दोनों पक्षों पर बात करेंगे। एक जीवन से जुड़े विषय पर भी बात करेंगे, तो पाठ्यक्रम से जुड़े हुए तत्वों पर भी हम आपकी समझ विकसित कराने का यहां पर प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात कि आखिर ज्योग्राफी ही हम क्यों रखें, तो मुझसे सुनने और समझने की कोशिश करिए मित्रों। सबसे पहली बात कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसे हम जीते हैं। हाँ, ये जरूर हम समझते नहीं हैं कि हम जो जी रहे हैं वो किस विषय का प्रारूप है, वो किस विषय के पाठ्यक्रम का अंग है। लेकिन मित्रों, जीते जो भी हैं, देखो एक शिशु जन्म लेता है, समझने की कोशिश करिएगा। एक शिशु जन्म लिया, जैसे ही गर्भस्थ शिशु पहली बार धरा पर आता है मित्रों, पहली ही बार वह जोर से ब्रीद करता है। वो ब्रीद किया तो उसके अंदर प्राणवायु ऑक्सीजन गई, वायुमंडल से विभिन्न प्रकार के गैसीय तत्व उसके अंदर गए, जिसमें से उसने ऑक्सीजन को ऑब्जर्व किया। ऑक्सीजन को उसने क्या किया मित्रों, वहां पर एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, और वह फील करता है कि अगर पृथ्वी पर जन्म लेना है
पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना है तो कुछ एक ऐसा वायु में तत्व अवश्य है जिसे हमें निरंतर ग्रहण करना होगा। वह वायुमंडल को समझने की कोशिश करता है। सबसे पहले उसका संपर्क वायु से होता है और ताउम्र मित्रों चलता रहता है। घर से बाहर निकला, उमड़ घुमड़ कर बादल आए, बारिशें हुई, बारिशों में भीगा, बारिशों का आनंद लेना चाहता है। कभी तो मित्रों अत्यधिक धूप है तो धूप क्यों है, धूप का प्रभाव क्यों है, पृथ्वी में धूप कहां से आ रही है, आखिर पृथ्वी के लिए धूप आवश्यक क्यों है, धूप को समझने की कोशिश करता है। तो कभी बाहर निकलता है तो मित्रों अत्यंत ही उसे शीतलता की अनुभूति होती है, तो वह समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये दिन और रात्रि कैसे आते हैं, दिन और रात्रि के साथ पृथ्वी में मौसमी परिवर्तन किस प्रकार से आते हैं। तो इन तमाम विषयों को, इन तमाम विषय बिंदुओं को समझने का प्रयास जिस विषय के अंतर्गत करता हुआ कोई और नहीं मित्रों, वह भूगोल होता है। तो कौन सा विषय होता है, वह भूगोल होता है, वह ज्योग्राफी होता है, जिसे आप क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पूर्णता के साथ पढ़ते हैं मित्रों कि आखिर वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहां तक आप पढ़ते हैं कि वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आज वायुमंडल के समक्ष कौन कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिन्हें आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ जोड़कर देखते हैं। समझने की कोशिश करिएगा मित्रों। एक शिशु जैसे ही मां के आंचल की छांव से बाहर निकलता है, वह अपने सामने विराट सत्ता स्वरूप प्रकृति में से पर्वतों को देखता है, पठारों को निहारता है, मैदानों को झांकता है, तो घाटियों की ओर भी अपने दृष्टि को पात करता है मित्रों, और समझने की कोशिश करता है आखिर ये पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां जो निर्मित हुई हैं, ये जो महाद्वीप और महासागर धरा पर प्राप्त हो रहे हैं, यह कैसे अस्तित्व में आए। क्या इनसे किसी भी रूप में मानव जीवन का संबंध है? क्या मानव अपने जीवन के लिए इनमें से किसी से भी नितांत रूप से संबंधित है? तो मित्रों सबसे पहले मानव का जिज्ञासु मन इन तमाम तत्वों के बारे में समझने की कोशिश करता है, और इन तमाम तत्वों के समझने जानने के विषय को ही भूगोल कहा जाता है। इन तमाम तत्वों के जानने के विषय को ही क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है। तो मित्रों और भी आगे समझना, मानो ध्यान रखना, प्रकृति ने जितने भी प्राणी पैदा किए हैं धरा पर, क्योंकि यह धरा एक जैविक ग्रह है, जितने भी प्राणी इस धरा पर हैं सबको अपने जीविकोपार्जन के लिए ऊर्जा चाहिए। जीविकोपार्जन के लिए ऊर्जा के भिन्न भिन्न स्रोत हो सकते हैं। कोई मित्रों सूर्य की ऊर्जा से जीवित रहता है, तो कोई भोजन के रूप में शाक सब्जियों को ग्रहण करता है, कोई मांस भक्षण करता है, लेकिन ऊर्जा प्राप्ति के लिए उसे भोजन अवश्य चाहिए होता है। वह अपने जीविकोपार्जन के लिए, वह जीवित रहने के लिए प्रकृति से अनन्य रूप से अंतर संबंधित है। प्रकृति से फूल पत्तियों को तोड़ता है, फलों को तोड़ता है, कंद को प्राप्त करता है, जड़ों को, छालों को प्राप्त करता है, भोजन के रूप में तथा अन्य उपयोगिताओं के रूप में ग्रहण करता है। अन्य पशुओं को देखता है, पशुओं को मारता है, पशुओं का मांस भक्षण करता है, पशुओं का दुग्धपान करता है, पशुओं का रक्तपान करता है, उनके चमड़ों का प्रयोग कुछ अलग संदर्भों में करता है, उनके हड्डियों और सींगों का प्रयोग भी अलग संदर्भों में करता है। अर्थात मानव जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक प्रकृति के एक एक जैविक तत्व तथा अजैविक तत्व का उपयोग एवं उपभोग करता है। तो आखिर वह जैविक तत्व कहां से आए, वह अजैविक तत्व कहां से आए, कौन से जैविक तत्व हमारे लिए उपयोगी हैं, तो कौन से जैविक तत्व हमारे लिए अनुपयोगी हैं। इन तमाम विषयों को समझने का, इन तमाम विषयों को जानने का, इन तमाम विषयों को ज्ञान प्राप्त करने का विषय मित्रों भूगोल है। तो आपने देखा यहां पर कि मानव अपने जीवन के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को सुखद सफल बनाए रखने के लिए प्रकृति तथा प्राकृतिक तत्वों का उपयोग या उपभोग करता है, अर्थात प्रकृति के तत्वों से जुड़ा है। तो प्रकृति के तत्वों से जुड़ाव के साथ प्रकृति के तत्वों का उपभोग करता है, और उपभोग के दौरान मित्रों जो प्रकृति प्रदत्त रत्न रूपी तमाम तत्व हैं,
मित्रों उन सब में कहीं ना कहीं असंतुलन भी पैदा होता है। मौलिक तत्वों में भी और गैर मौलिक तत्वों में भी असंतुलन की दशा उत्पन्न होती है, जिसे हम प्राकृतिक असंतुलन कहते हैं। और उन्हीं प्राकृतिक असंतुलनों को समझने का प्रयास हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत करते हैं, तो यह किसी और का नहीं बल्कि किसके अध्ययन का अंग है मित्रों? भूगोल के अध्ययन का अंग है। भूगोल विषय के अंतर्गत ही हम समझते हैं कि मानव किस तरह से प्रकृति से नितांत रूप से जुड़ा है। तो प्रकृति किस प्रकार से मानवीय क्रियाओं से प्रभावित होती है, तो प्रकृति भी मानव को किस प्रकार से प्रभावित करती है। मानव के शब्द से लेकर, मानव के व्यवहार से लेकर, मानव की प्रकृति से लेकर, आचार विचार व्यवहार प्रकृति के साथ उसके स्वरूप को लेकर प्रकृति कैसे प्रभावित करती है, इन तमाम विषयों को जानने का विषय कोई और नहीं बल्कि कौन सा है मित्रों? भूगोल है। तो प्राकृतिक समस्याओं को भी समझने का विषय आपका भूगोल है। इसीलिए मेरे द्वारा एक शब्द कहा जाता है कि यह आपके जीवन से जुड़ा विषय है, दैनंदिन क्रियाओं से जुड़ा विषय है। तो पहला कि दैनंदिन क्रियाएं, क्रियाओं से जुड़ा विषय। और मित्रों हमारी यह मानव की सामान्य प्रकृति होती है कि हम दूसरे के बारे में बहुत कुछ नहीं जानना चाहते, पर अपने दैनंदिन जीवन के बारे में जरूर जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो यह विषय मित्रों अपने आप में इंटरेस्टिंग हो जाता है, यह विषय अपने आप में रुचिकर हो जाता है। समझना, हम भोजन क्या करेंगे, भोजन के लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं, ये जानना सबके लिए इंटरेस्टिंग है कि नहीं? तो इसका ज्ञान कौन प्रदान कराएगा? भूगोल प्रदान कराएगा। हम अपने जीवन को सुखद कैसे बना सकते हैं, सफल कैसे बना सकते हैं, तो सुखद और सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनगत वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। संसाधनगत वस्तुओं के लिए विनिर्माण की जरूरत पड़ेगी। तो संसाधन क्या हैं, उनका विनिर्माण कैसे किया जाता है, आखिर औद्योगिक क्रियाएं क्या हैं, इन सबको रेगुलेट करने के लिए परिवहन तंत्र क्या है, इन सबको जानने का विषय क्या है? भूगोल है। मानव है तो आप जानते हैं मानव प्रकृति से आज एक सामाजिक प्राणी है। तो मानव का समाज कैसा है, भारतीय समाज कैसा है, समाज का निर्माण कैसे हुआ, दुनिया का समाज कैसा है, समाजों के अपने नियम क्या होते हैं, इन तमाम विषयों को जानने की प्रकृति का विषय अपने आप में कौन सा है? भूगोल है। अर्थात इसके एक एक अंग जिसे कहते हैं सांगोपांग का विषय वस्तु मित्रों आपके जीवन से जुड़ा है। इसीलिए मैं आपके लिए एक ही शब्द प्रयोग करता हूं कि आपको इस विषय को पढ़ना नहीं है, इस विषय को केवल जानना है कि जो आप जीते हो वही आपका एक विषय है और वह विषय कोई और नहीं, भूगोल है। इसलिए मित्रों आपके लिए यह विषय रुचिकर हो जाता है। हमने ग्लास में पानी डाला, पानी पी लिया। पानी कहां से आया, पानी को समझने का प्रयास करना है। पानी कहां से आया, पानी हमारे लिए क्यों उपयोगी है, पानी पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा तो आखिर क्या होगा, पानी दूषित हो जाएगा तो क्या होगा, यह तमाम पक्ष कौन जानता है? भूगोल जानता है। इन तमाम पक्षों के बारे में विवेचना कौन करता है? भूगोल जानता है। पानी का मानव से या जीव से क्या संबंध है, इनकी बात कौन करता है? भूगोल करता है। कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए मित्रों, कुछ भी उदाहरण ले लीजिए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है मित्रों कि भूगोल का अध्ययन ठीक प्रकार से करने वाले विद्यार्थी की अंतर्दृष्टि एवं बहिर्दृष्टि दोनों कुछ इस रूप में परिवर्तित होती है कि वह प्रकृति को वास्तविकता से निहारने एवं झांकने का प्रयास करने लगता है। तो प्रकृति को प्रकृति की वास्तविकता के रूप में समझने का विषय कौन सा है? भूगोल है। इसीलिए मित्रों आपके लिए यह बेहतर इंटरेस्टिंग विषय के रूप में, रुचिकर विषय के रूप में साबित होता है। तो मित्रों आज पूरे के पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो सर्वाधिक लोकप्रिय विषयों में से अगर कोई देखा जाता है तो कौन सा विषय देखा जाता है? यह भूगोल विषय है। तो सबसे पहली बात कि यह आपके लिए रुचिकर है। कैसा विषय है मित्रों? ये रुचिकर विषय, सबसे रुचिकर विषय, रुचिकर विषय है, रुचिकर विषय के रूप में रुचिकर विषय। अब तीसरी बात पर आते हैं। विषय के चयन में एक और आवश्यक शर्त होती है मित्रों, एक और आवश्यक शर्त होती है कि वह स्वयं कितने अंक का है।
तो बाकी क्षेत्रों में, क्योंकि आपको यहाँ केवल अपने इंटरेस्ट को नहीं ध्यान रखना है, बाकी जीएस में उससे किस प्रकार से मदद मिल रही है, इंटरव्यू की कक्षाओं में आपसे किस प्रकार से मदद मिल रही है, निबंध लेखन के दौरान आपको किस प्रकार की मदद मिल रही है, इन तमाम पक्षों को भी यहाँ पर समझना है। तो आपको मित्रों मैं बता दूं कि यह विषय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के साथ आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अध्ययन के दौरान पढ़ते तो अपने ऑप्शनल के लिए 500 मार्क्स के लिए हो, लेकिन जीएस में अगर जीएस के 4 प्रश्न पत्रों को देखें मित्रों, तो पेपर 1 और पेपर 3 इन दो का संबंध प्रत्यक्ष रूप से भूगोल विषय से है। पेपर 1 के अंतर्गत सालिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी दिया है, तो वहीं पर नेचुरल की रिसोर्सेस की बात की गई है मित्रों वर्ल्ड पर्सपेक्टिव पर, तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज की बात की गई है जिसका संबंध पेपर 1 से है जीएस के। तो दूसरे नंबर पर देखिए पेपर 2 से 3 से अगर संबंध देखें इसका पेपर 3 से, तो वहां पर आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन रिसोर्स, इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन एनर्जी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पोर्ट्स इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट्स के साथ साथ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक एग्रीकल्चर के साथ साथ दिए गए हैं। तो ये तमाम पक्ष आपके भूगोल विषय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। अर्थात अगर आप भूगोल विषय 500 नंबर के लिए पढ़ लेते हैं तो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 80 से 90 नंबर की तैयारी मित्रों आपकी हो जाती है, तो दूसरा पेपर 3 के अंतर्गत भी आपकी 80 से 90 नंबर की तैयारी खुद बखुद हो जाती है। इसके लिए आपको अतिरिक्त कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर औसत रूप से 80 नंबर का भी देखें तो 160 नंबर की जीएस में तैयारी उत्कृष्ट दशा पर हो गई मित्रों आपकी। जीएस की 160 नंबर की तैयारी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। और किस लेवल का अध्ययन करेंगे जब आप ऑप्शनल में करेंगे? बारीकियों से अध्ययन करते हैं। इसलिए मित्रों प्रश्न किसी भी स्तर पर पूछा जाए आप उसका सटीक जवाब लिखते हैं और सर्वोत्तम अंक लाते हैं। ध्यान रखें, अगर प्रश्न 160 से 70 नंबर का पूछा गया, एक आम विद्यार्थी जिसका बैकग्राउंड जीएस का नहीं है, अगर वह इस पर क्वेश्चन का आंसर करता है तो निश्चित रूप से उसके अंक बेहतर नहीं साबित होंगे, उसे प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन अगर वैकल्पिक विषय भूगोल का विद्यार्थी इन प्रश्नों को करता है तो वह इनमें 70 से 80% तक अंक लाता है। इसलिए यह उसके सफलता में एक और मील का पत्थर साबित होते हैं। तो ध्यान रखना, वैकल्पिक विषय पढ़ते तो 500 नंबर का है, पर लगभग 160-70 नंबर का जो यहां योगदान देता है, तो अपने ऑलरेडी कितना हो गया? वह 670 नंबर का हो गया मित्रों। पढ़ा 500 नंबर के लिए और 670 नंबर के लिए हो गया। कभी कभार आप नोटिस करना, 1 से 2 वर्षों के अंतराल पर अपवाद अगर छोड़ दिए जाएं तो लगभग 1 से 2 वर्षों के अंतर पर मित्रों निबंध जो कि आपका 250 नंबर का होता है, कितने नंबर का होता है? 250 मार्क्स का होता है। तो निबंध का संबंध प्रत्यक्ष रूप से भूगोल के विषय वस्तुओं से हो जाता है। जैसे आप अगर भूगोल में पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, यहां पर आप यह भी पढ़ते हैं कि भारत के संघवाद के भौगोलिक आधार क्या हैं, तो आप यह भी पढ़ते हैं जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन ओशन एंड वर्ल्ड, तमाम प्रकार के पक्ष पढ़ते हैं जिसमें सीमा का संबंध, सीमांत का संबंध, विश्व स्तर पर मित्रों विभिन्न सिद्धांतों का संबंध जिसके आधार पर राज्यों का निर्धारण किया जाता है, उसके अपने भौगोलिक आधार क्या होते हैं, दुनिया की भू राजनीति आज किस दिशा पर जा रही है, तमाम प्रकार की बातें करते तो यहां से प्रश्न आ जाता है। इंडियन सोसाइटी से प्रश्न आ जाता है, इंडियन कल्चर से प्रश्न आ जाता है। तो मित्रों यह तमाम विषय वस्तु आपके भूगोल विषय के अपने अंग होते हैं, भूगोल विषय में आपको पढ़ना होता है। तो अगर आपने यहां पर ऑप्शनल के लिए तैयारी की है बेहतर तरीके से, एक एक विषय वस्तु के साथ, एक एक विषय बिंदु के साथ, तो आपको कई बार निबंध लेखन में भी
ऐसा मटेरियल, उत्तम और उत्कृष्ट मटेरियल उपलब्ध होता है। ध्यान रखें, यहां मैं आपको किसी भी तरह से भ्रम में नहीं रखना चाहूंगा। निबंध के लेखन के तौर तरीके भिन्न होते हैं, उसमें मौलिकता की मांग भिन्न तरीके की होती है, उसे प्रश्न उत्तर के स्वरूप में नहीं लिखना होता। लेकिन आपको कंटेंट, आपको मटेरियल कहां से मिल जाता है? आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से मिल जाता है। तो यहां भी मैं ये कह सकता हूं कि आपको यहां भी भूगोल विषय अत्युत्तम योगदान देता है। इसलिए मित्रों, आपको इस प्रकार के विषय का चयन करना चाहिए जो जीएस में भी अच्छा अंक प्रदान कर रहा हो, जो ऐसे राइटिंग में भी अच्छा बेहतर अंकदायी साबित होने की दिशा में आपको आगे बढ़ा रहा हो। इसलिए मित्रों, आपके लिए यह एक उत्तम विषय साबित हो सकता है। ध्यान रखें, मेरा कहने का आशय बिल्कुल यह नहीं है कि आप ज्योग्राफी लें, पर ज्योग्राफी की विशेषताएं क्या है वह जरूर मुझे इस कक्षा के अंतर्गत स्पष्ट करना जरूरी होगा, और वही कार्य मैं कर रहा हूं। इसके बाद मित्रों, एक प्रारूप और भी आप देखते हैं जिसको आप लोग कहते हैं इंटरव्यू, साक्षात्कार परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? साक्षात्कार परीक्षा। साक्षात्कार परीक्षाओं के दौरान आप कॉन्टेम्परेरी इश्यूज के साथ साथ तमाम ऐसे प्रश्न देखेंगे कि जैसे आपको किसी जिले का अगर डीएम बना दिया जाए और आपको उस जिले का विकास करना है, तो आप विकास के संदर्भ में किन आधारभूत तत्वों का परीक्षण करेंगे, या उस जिले का विकास किस आधार पर करेंगे? तो मित्रों, आपके पास चर्चा के विषय बिंदु क्या होते हैं? भूगोल के विषय बिंदु होते हैं। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि मैं समझने की कोशिश करूंगा कि वहां का मानव संसाधन कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स कैसा। तो जल्दी से बताइए, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कौन बताएगा? भूगोल बताएगा। आप दूसरी बात कहोगे कि वहां पर मैं यह देखूंगा कि वहां खनिज संसाधन कौन से हैं और जैविक संसाधन कौन से हैं। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? तो खनिजों के बारे में, उद्योगों की आदर्श अवस्थिति के बारे में, वहां पर कौन सा उद्योग बेहतर तरीके से लाभकारी साबित होगा, लोगों के लिए लाभकारी होगा, यह कौन बताएगा? भूगोल बताएगा मित्रों। तो वहां की लोगों की समस्याएं कैसी हैं, पिछड़ेपन के कारण क्या क्या हैं, अब उनके विकास के लिए कौन सी ऐसी योजनाएं होंगी, क्षेत्र आधारित योजनाएं होंगी जो उनके लिए सर्वोत्तम लाभकारी होंगी, इसे कौन बताएगा? भूगोल विषय का विद्यार्थी बेहतर तरीके से बताएगा, जिसे आप रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन जैसे टॉपिक्स में पढ़ते हैं। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्बन डेवलपमेंट्स प्रोग्राम, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? आइलैंड्स डेवलपमेंट्स प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये सारे प्रोग्राम्स आप कहां पढ़ते हैं? क्षेत्र आधारित प्रोग्राम मित्रों अपने वैकल्पिक विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो वहां पर आदर्श दशाएं कौन सी हैं, पिछड़ेपन के कारण कौन से हैं, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किन संसाधनों का उपयोग, किस प्रकार के औद्योगिक दशाओं का प्रयोग, किस प्रकार की कृषि व्यवस्था का प्रयोग किया जा सकता है। तो मित्रों, वहां के लिए कौन सी क्षेत्र आधारित नीतियां अनुपालित की जाएं, क्रियान्वित की जाएं कि बेहतर विकास हो सके। इन तमाम विषय वस्तुओं पर कोई दूसरा विद्यार्थी नहीं बल्कि कौन बात करता है? भूगोल विषय का विद्यार्थी करता है। इसलिए मेरा कहना है मित्रों कि आपको यह विषय प्रीलिम्स कक्षाओं से लेकर, प्रीलिम्स के एग्जाम से लेकर मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा तक सर्वोत्तम अंकदायी विषय के रूप में साबित होता है। इसलिए मेरा कहने का आशय होगा कि ये विषय एक ऐसा विषय है जिसका चयन आप कर सकते हैं। फिर एक बात और आती है, इसकी प्रकृति अपने आप में कंप्लीटली साइंटिफिक है, विज्ञान सम्मत है, जिसमें किसी भी दशा, किसी भी परिस्थिति, किसी भी अवस्थिति, किसी भी स्थलाकृति के बारे में हम बात ही विज्ञान सम्मत करते हैं, क्रमिक रूप से बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास के बाद उनके विनाशों की भी बात करते हैं, तो मानवीय उपादेयता एवं उपयोगिता की बात करते हैं। तो मित्रों, जहां बात मानवीय उपादेयता एवं उपयोगिता की आती है तो यह एक ऐसा मानवपरक विषय हो जाता है जिसका उद्देश्य, चरम उद्देश्य ही मानव कल्याण होता है। क्या उद्देश्य होता है मित्रों? इसका मानव कल्याण होता है। तो ये कल्याण परक विषय है जिसके लिए आपकी यूपीएससी जानी जाती है।
यूपीएससी प्रशासनिक सेवाएं किस उद्देश्य से गठित की गई हैं? मानव कल्याण के उद्देश्य से, मानव के हितपरकता के उद्देश्य से की गई हैं। तो ये आपके जीवन भर के उद्देश्य को पूरा करने में हमेशा ये विषय आपके लिए सहायक साबित होता है। इसलिए भी मित्रों इस दशा पर इस विषय का चयन करना आपके लिए बेहतर होगा। फिर मित्रों इसके अलावा और कौन सी शर्तें होती हैं विषय के चयन की? मित्रों उसके लिए आपके पास एक उत्कृष्ट संस्थान और उत्कृष्ट शिक्षक उपलब्ध है या नहीं। संस्थान एवं शिक्षकों का चयन तो मुझे लगता है किसी शिक्षक की वाणी से सुनेंगे तो ठीक नहीं होगा। ये आपको चयनित करना होगा मित्रों कि कौन सबसे बेहतर है और कौन बेहतर आपको परिणाम दिलाने में आपके साथ कदम से कदम मिलाता हुआ आपके साथ चल रहा होता है। तो मित्रों एक तो यह साबित होता है, समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो आपके लिए तो एक यह भी लाभकारी है कि कौन शिक्षक और कौन संस्थान यहां पर आपके साथ खड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट पक्ष मित्रों एक यह भी आता है इसमें कि क्या बाजार में उस विषय से संबंधित मटेरियल्स उपलब्ध हैं, आपकी भाषा में उसके संबंधित मटेरियल्स, पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्रियां उपलब्ध हैं। तो मित्रों आज की डेट में इस विषय से संबंधित दोनों ही माध्यमों में, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम, इन दोनों ही माध्यम में ह्यूज मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मटेरियल्स उपलब्ध हैं जिन्हें आप जितना चाहो विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हो। तो यह तमाम इस विषय की अपनी विशेषताएं हैं जो आपके लिए चयन का आधार हो सकती हैं। मित्रों प्राथमिक परीक्षा पर हमने विशेष जोर इसलिए नहीं दिया कि आप जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा आपके लिए क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी प्रत्येक वर्ष आप देखते हैं कि भूगोल विषय, भूगोल के तीनों खंड एवं उपखंडों को अगर जोड़ दिया जाए, भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन जैसे विषय को अगर जोड़कर एक साथ एक कलेवर में देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष यूपीएससी के साथ साथ तमाम पीसीएस परीक्षाओं में सर्वाधिक रूप से अंक प्रदान करने वाला विषय अगर कोई होता है तो वह भूगोल होता है। इसलिए इन तमाम विशिष्टताओं के कारण आप इस विषय का चयन कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर होता है। मित्रों आगे कुछ बातें ओरिएंटेशन के तहत मुझे और करनी है और कुछ बातें करनी है। प्रश्न उठता है मित्रों कि आखिर कई बच्चों के मन में होता है कि आखिर इस विषय के बारे में आप अपने दोस्तों से बात किए, किसी से बात किए, शिक्षकों से बात नहीं किए, जिस विषय के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है आपने वैसे व्यक्तियों से बात किया और उनने आपसे शुरुआत में ही कह दिया कि ये विषय थोड़ा सा सिलेबस इसका लेंदी है, सिलेबस इसका बड़ा है, कई लोग ऐसे कह देते हैं। इस बात को जांचने और परखने का सबसे अच्छा प्रतिमान यह है कि आप एक बार पाठ्यक्रम को ठीक प्रकार से देखने और समझने की कोशिश करिए। तो पहली बात तो मेरा यह कहना होगा कि अगर इसे किसी ने आपसे कह दिया है कि इसका पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है तो इस मिथ को मित्रों दिमाग से निकालिए और मेरी कक्षा पर आज आगे आप चीजों को कैरी करिए। इसका पाठ्यक्रम बड़ा नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजी के साथ इसे पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी के पास साथ पढ़ेंगे तो पाठ्यक्रम आपको छोटा नजर आएगा। ध्यान रखें दोनों ही प्रश्न पत्रों में, प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय दोनों के अंतर्गत पाठ्यक्रम के जो दिए गए प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के टॉपिक हैं वह 10 हैं मित्रों। एक में 10 और दूसरे में 10 तो कुल हो गए 20 टॉपिक हैं। तो क्या आपको पाठ्यक्रम में 20 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं? नहीं, आपको पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान मित्रों कुल 12 टॉपिक पढ़ने होते हैं। कितने टॉपिक पढ़ने होते हैं? 12 टॉपिक पढ़ने होते हैं। वो कैसे, मैं आपको यहां दिखाता हूं। इसीलिए देखने में तो 20 टॉपिक हैं पर पढ़ने में मित्रों अपने आप में 12 टॉपिक हैं कि जो कि बहुत ही आसानी से समय रहते बहुत ही कम समय में हो जाते हैं। और ध्यान रखें एक बात मैं और कह रहा हूं कि अगर कोई विषय अपने आप में केवल 500 अंक का नहीं है, 500 की जगह आपके लिए 800-900 अंक प्रदान करने वाला अगर साबित होता है तो उस विषय के लिए थोड़ा सा समय देना भी पड़े तो क्या यह बुराई है? फिर मेरा एक प्रश्न और भी आपसे होगा या तमाम विद्यार्थियों से होगा, क्या ऐसा कोई विद्यार्थी है जो बिना भूगोल पढ़े प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर सकता हो दूसरे वैकल्पिक विषयों को भी लेकर? बिना भूगोल पढ़े अगर आपको जीएस में भरपूर तरीके से भूगोल विषय पढ़ना ही है तो ऑप्शनल में थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत कर लेने पर मित्रों आपका यह वैकल्पिक विषय ठीक प्रकार से तैयार हो जाता है। जीएस के दौरान आप ध्यान रखें कि आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के भी बिंदुओं को पढ़ना है, आपदा एवं आपदा प्रबंधन के भी बिंदुओं को पढ़ना है। तो भूगोल के कोर जो विषय वस्तु हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, इंडियन फिजिकल सेटिंग,
पॉपुलेशन, सेटलमेंट, एटसेट्रा 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 तमाम विषय बिंदुओं को पढ़ना है, तो आखिर क्यों ना इन्हें वैकल्पिक विषय के साथ साथ पढ़ लिया जाए ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो आखिर पाठ्यक्रम में कितने बिंदु हैं इसे दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। ओके, जस्ट वेट मित्रों, बस केवल एक छोटी सी बात बता दूं। जैसे आप लोगों को कभी लग रहा हो कि आखिर जीएस में इतने प्रश्न पत्र, जीएस के प्रश्न पत्रों में इतने अंक का आता है या नहीं है, उसके उदाहरण स्वरूप मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि प्रश्न पत्र 2020 से हैं, जीएस के पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड से। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट से 2020 के, अभी रिसेंट ईयर्स की मैं बात कर रहा हूं, 2020 में पूछे गए प्रश्नों को अगर आप देखें तो देखो ध्यान से यहां पर प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न, परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों की विवेचना करिए। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में पूछा गया है। तो दूसरा प्रश्न, मरुस्थलीकरण के प्रक्रमों की जलवायविक सीमाएं नहीं होती हैं, उदाहरणों सहित औचित्य को सिद्ध करना है। तो तमाम प्रश्नों को अगर आप देखेंगे मित्रों तो प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आपको यहां पर प्रश्न कितने दिखाई दे रहे हैं? 8 प्रश्न, 9 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ये 9 प्रश्न आपसे प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे गए। 9 प्रश्न को अगर आप 10-10 अंक का भी रखते हैं मित्रों तो कितने नंबर का हो गया? यह हो गया 90 नंबर का। एक प्रश्न पत्र से 90 नंबर का, जबकि ऐसा नहीं था मित्रों। इस प्रश्न पत्र से आपसे 130 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। अर्थात आपने पढ़ा ऑप्शनल के लिए, आपने पढ़ा ऑप्शनल के लिए, और ऑप्शनल के लिए पढ़ा और 130 अंकों का आपने टॉपिक पेपर फर्स्ट जीएस के लिए भी तैयार कर लिया। 250 नंबर में 130 नंबर का टॉपिक तैयार। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात हो रही है मित्रों? अगर एकाध प्रश्न को आप निकाल भी दें इसमें से कि चलो इसका डायरेक्ट संबंध हम यहां से नहीं लगाते हैं, तो मैंने तो आपको प्रश्न दिए हैं। भारत के वन संसाधनों को आप देखो, यहां पर आप देखो भारत में सौर ऊर्जा, यहां ऊर्जा संसाधन में रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल एनर्जी स्रोत में देखें। यहां पर भारत में देखो सेटलमेंट्स, आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सेटलमेंट्स ज्योग्राफी पढ़ते हैं। सेटलमेंट्स को 2 भाग कर कर देखते हैं, एक अर्बन सेटलमेंट तो दूसरा रूरल सेटलमेंट्स। तो सेटलमेंट्स ज्योग्राफी से आया हुआ प्रश्न। यहां पर देखो नदियों में आपस में सहसंबंधन देखा है, सूखा है, बाढ़ की आदि की बात करते हैं। तो ये कॉन्टेम्परेरी इश्यूज प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो भारतीय बहुसंस्कृतिवाद, बहुल संस्कृतिवाद की बात करें तो इंडियन कल्चरल रेल्म के अंतर्गत पढ़ते हैं मित्रों। कल्चरल सेटिंग ऑफ इंडिया आपके पाठ्यक्रम का अंग होता है, अभी जस्ट हम दिखाने जा रहे हैं, तो आप उसके अंतर्गत इसे पढ़ते हैं। लौह इस्पात तो अब कहने की जरूरत नहीं, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत है। हिमालय की बात और हिमनदों की बात आपसे कहने की जरूरत नहीं मित्रों, और इन टॉपिक को भी कहने की जरूरत नहीं। अर्थात एक एक खंड को अगर आप इन 9 प्रश्न पत्र में से 9 प्रश्नों को देखो तो आपसे अगर पूछूं कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जो भूगोल विषय से कोर रूप से संबंधित नहीं, तो आप बोलोगे सर ये सभी के सभी संबंधित हैं। और निश्चित रूप से मित्रों अगर आप ऑप्शनल अच्छे से करते हो तो आप इन प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे से लिख पाओगे। परंतु जीएस के संदर्भ में कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे बिखर कर जवाब लिखते हैं ताकि उन्हें, जिससे उनको नंबर ठीक प्रकार से नहीं आता है। अब हम थर्ड प्रश्न पत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए पेपर थर्ड में देखिए। पेपर थर्ड में अगर आप देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न पत्र को तो पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA आपके पाठ्यक्रम में सीधा दिया है। जब आप कॉन्टेम्परेरी इश्यूज को देखोगे, एक पाठ्यक्रम का अंग है, टॉपिक है, और मित्र इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का देखोगे तो सीधा सीधा EIA से संबंधित तमाम बातें प्रश्न में दी गई हैं। जल संसाधन से संबंधित जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा है, तो क्योंकि संसाधन जब हम लोग पढ़ते हैं तो संसाधनों का संरक्षण एवं संसाधनों का प्रबंधन पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो मित्रों वह हो गया। यहां पर धान गेहूं प्रणाली, यहां पर ध्यान से समझना, एग्रीकल्चरल पैटर्न से प्रश्न पूछा गया है। तो नेक्स्ट है रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडार और सिंचाई प्रणाली, इरिगेशन से संबंधित है। इरिगेशन के साथ साथ आप देखोगे यहां पर रिसोर्स से संबंधित प्रश्न है, तो सीधा सीधा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है मित्रों। फिर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिए। इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए क्या पहल हैं? तो एनर्जी रिसोर्स से आपका क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के अंतर्गत आप पढ़ते हो मित्रों। तो आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम को हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना करिए। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है मित्रों। तो 7 प्रश्न इससे भी पूछे गए।
एक में आपने 9 देखा, दूसरे में आपने 7 देखा, कुल 16 प्रश्न। कितने कुल प्रश्न आए? 16 प्रश्न। अगर 16 प्रश्न को एक औसत रूप से भी मार्क्स के संदर्भ में देखें मित्रों, तो लगभग 200 नंबर का कम से कम आपसे प्रश्न पूछा गया है। 200 से भी ऊपर का हो रहा है। अन्य कक्षाओं में मैं 240 बोलता हूं और वो सही है, एकदम सही है। अर्थात 250 नंबर का एक अगर जीएस का प्रश्न पत्र है तो एक जीएस के प्रश्न पत्र के बराबर का अंक भूगोल विषय अपने आप में पूछ रहा है। आपने 500 नंबर की तैयारी की और लगभग 750 नंबर की तैयारी एक साथ हो रही है। बताओ इससे बेहतर विषय आपके लिए कौन सा साबित हो सकता है? समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? तो जो भी बातें हो प्रमाणों के साथ बातें हो मित्रों, केवल एवं केवल हवा में बात ना हो ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए। इसलिए मैंने आपके लिए यहां पर क्वेश्चंस भी रखे थे। तो अब यहां पर बात आती है कि पाठ्यक्रम का संबंध सामान्य अध्ययन से किस प्रकार से संबंधित है। तो चलिए यहां पर आते हैं मित्रों। अब हम लोग अपने ज्योग्राफी के सिलेबस को देखते हैं कि आखिर कैसा सिलेबस है। देखो यहाँ पर सिलेबस को थोड़ा छोटे रूप में आप कैसे पढ़ोगे, इसे आप समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। एक आदर्श अध्ययन का तरीका क्या हो सकता है, इससे देखेंगे। देखो भूगोल विषय में आप जानते हैं 2 प्रश्न पत्र ऑप्शनल के अंतर्गत होंगे, जिनकी चर्चा मैंने शुरू में की। एक आता है प्रश्न पत्र 1, तो दूसरा आता है प्रश्न पत्र 2। यहां भी बात सेम है, पाठ्यक्रम के 10-10 टॉपिक होंगे। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना। प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं, एक प्राकृतिक भूगोल का खंड है और दूसरा मानव भूगोल का खंड है। पहले प्रथम प्रश्न पत्र को देखें। एक इधर की ओर देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन है, तो दूसरी तरफ ह्यूमन ज्योग्राफी का सेक्शन है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आपके पास इधर 5 टॉपिक हैं, तो इधर ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी आपके पास 5 ही टॉपिक है। देख पा रहे हो सभी? 5 टॉपिक वहां भी हैं और 5 ही टॉपिक यहां भी हैं। देख पा रहे हो? अभी केवल मैंने टॉपिक लिखे हैं। जब कक्षाएं आरंभ होंगी तो कक्षाओं में सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एक विषय बिंदु, जैसे भू आकृति विज्ञान से अगर हमारा पाठ्यक्रम शुरू होता तो भू आकृति विज्ञान में यूपीएससी ने सिलेबस में कौन कौन से बिंदु दिए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कक्षाएं देंगे मित्रों। एक एक कक्षाएं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो आप देखिए यहां 5 और यहां 5, कुल 10 हो गए। इसी तरह से भारत के भूगोल के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं कि यहां पर 5 टॉपिक हो गए, तो दूसरे यहां पर 5 टॉपिक हो गए, तो कुल कितने हो गए मित्रों? यहां पर भी 10 टॉपिक हो गए। अर्थात आपको क्या 20 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं? तो समझना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? तो हमारे पास समझाने के आधार हैं, यहां देखते चलेंगे मित्रों ध्यान से। यहां पर बढ़िया से देखिएगा। देखिए जैसे आपसे अगर प्रश्न पूछा है यहां पर पहले तो इन्हें 5 को इंडिपेंडेंटली आप देखें। इन 5 को सपोज इंडिपेंडेंट टॉपिक देखें और इन 5 को इंडिपेंडेंट रूप से आप पढ़ें। अगर यहां पर आपने ध्यान से भारत के भूगोल के अंतर्गत संसाधन पढ़ा, तो यहां पर प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत आर्थिक भूगोल का खंड पढ़ा। अर्थात जब आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं पेपर फर्स्ट में, पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पढ़ते हुए वहां पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रकों का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में प्राथमिक क्षेत्रकों के अंतर्गत कृषि की बात करेंगे, संसाधनों की बात करेंगे, वानिकी की बात करेंगे, पशुपालन तथा पशुचारण की बात करेंगे, मत्स्यन की बात करेंगे। इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? खनिज संसाधनों के अंतर्गत करते हैं। तो आर्थिक भूगोल के अध्ययन के साथ साथ ही मित्रों भारत के संसाधनों की संकल्पना को भी हम साथ साथ पढ़ते हैं। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल संसाधनों का वितरण एवं उत्पादन जैसी दशाओं को अलग करके देखना पड़ता है, उदाहरणों को अलग करके देखना पड़ता है। ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा कि कृषि है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत यहां भी आपको कृषि पढ़ना है। उद्योग है,
आर्थिक भूगोल के अंतर्गत दुनिया के उद्योग पढ़ना है, संकल्पना एक ही जगह पर आ रही है, संकल्पना एक ही जगह पर आ रही है। दूसरे तरफ मित्रों ध्यान से, यहां आपके सिलेबस में दिया है जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल। तो क्या भारत के भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन नहीं करना? क्या भारत के अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन नहीं करना? भारत के अंतर्गत भी मित्रों, भारत के भूगोल के अंतर्गत भी जो सांस्कृतिक जनसंख्या एवं सांस्कृतिक भूगोल का खंड है इसका अध्ययन करना है। और जो बस्ती भूगोल यहाँ दिया है तो यहाँ भी बस्ती भूगोल का अध्ययन, अर्थात जनसंख्या से संबंधित जैसे आप पढ़ रहे हो कि जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, तो जनसंख्या वृद्धि वितरण घनत्व सारी संकल्पनाएं प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दुनिया के साथ साथ यहां पर भारत के भी उदाहरण लेंगे, तो साथ साथ में आपका जनसंख्या का टॉपिक फिनिश हो रहा है। बस्ती भूगोल में सेटलमेंट्स ज्योग्राफी के अंतर्गत दो भागों में इसे वर्गीकृत करेंगे, एक ग्रामीण अधिवास का क्षेत्र होगा तो एक नगरीय अधिवास का क्षेत्र होगा। तो जब विश्व परिदृश्य में आप ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास पढ़ रहे हैं, जैसे ग्रामीण अधिवास के प्रकार, ग्रामीण अधिवास के रूप, ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो इन्हें दुनिया के स्तर पर पढ़ेंगे तो भारत के स्तर पर उसका एप्लीकेशन आप देख लेंगे, केवल अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है अलग से। तो अब ग्रामीण अधिवास की समस्याएं, दुनिया के स्तर पर जो समस्याएं हैं, भारत के स्तर पर समस्याएं, तो मित्रों एक बार पढ़े और दोनों टॉपिक में ये कंप्लीट हो रहा है। यहां पर देखेंगे प्रादेशिक आयोजना का टॉपिक जब आप यहां पढ़ रहे हैं, इसको साथ में लिंक कर देंगे यहां से, प्रादेशिक विकास एवं आयोजना से पढ़ा आपने यहां पर समाप्त। मित्रों ये भी आपका टॉपिक हो रहा है, पढ़ा आपने यहां पर समाप्त, आपका ये भी टॉपिक हो रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो कई ऐसे टॉपिक है, जैसे मानव भूगोल में मॉडल एवं सिद्धांत एवं नियम का जो टॉपिक है मित्रों, ये इंडिपेंडेंट कोई टॉपिक नहीं है। इसमें अगर मॉडल्स की बात करेंगे तो इसमें जनसंख्या मॉडल आते हैं, तो जब हम जनसंख्या पढ़ते हैं उसी समय पर समाप्त हो जाता है। इसमें बस्ती या अधिवास के मॉडल आते हैं, तो जब हम अधिवास पढ़ रहे होते हैं उस समय पर यह फिनिश हो रहा होता है। इसी के अंतर्गत कृषि से संबंधित मॉडल आते हैं, तो कृषि के साथ ये समाप्त हो रहा होता है। इसी को पढ़ रहे होते हैं, इसी के अंतर्गत उद्योगों से संबंधित मॉडल आते हैं, संसाधनों से संबंधित मॉडल आते हैं। तो जब हम जनसंख्या, अधिवास, कृषि, उद्योग, संसाधन आदि पढ़ रहे होते हैं, राजनीतिक भूगोल के भी मॉडल आते हैं, तो मित्रों वहां पर ये साथ साथ फिनिश होते चलते हैं, इन्हें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। पढ़ा हमने एक जगह, आपको दोनों जगह वो काम कर रहा है, अर्थात ये टॉपिक भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पाठ्यक्रम में मेंशन रहता है। जैसे उद्योग पढ़ना है तो उद्योग की अवस्थितियों के हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उद्योग की अवस्थितियों के सिद्धांत को पढ़ने के क्रम में हम वेबर की थ्योरी पढ़ रहे हैं, अगस्ट लॉस का संशोधन पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं मित्रों? पढ़ रहे हैं, तो ये वहीं पर साथ में होता चला जाता है, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने टॉपिक शुरू किया कृषि भूगोल का, कृषि भूगोल पढ़ते ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत, विटालेसी का मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है ना, सॉरी वॉन थ्यूनेन का पढ़ेंगे। तो दुनिया को कृषि में कितने प्रदेशों में बांटा गया, कृषि में तो कृषि के कौन से प्रकार प्राप्त होते हैं, तो विटालेसी ने 5 आधारों पर 13 प्रकारों में बांटा, 13 प्रदेशों में बांटा। तो विटालेसी द्वारा पढ़ाए गए मॉडल के आधार पर भारत के संदर्भ में भी समझ लेते हैं कि भारत में किस प्रकार का कृषि प्रारूप विकसित है, किस प्रकार का कृषि प्रारूप पाया जाता है। तो मित्रों देखने के संदर्भ में आपको लगता है यह टॉपिक हमारे बहुत से हैं, लेकिन मित्रों कुल अगर टॉपिक को देखें, जैसे यहां समकालीन मुद्दे हैं, तो आप लोग जब यहाँ की ओर, जब इस खंड में पर्यावरण एवं जैविक भूगोल पढ़ते हैं तो पर्यावरण एवं जैविक भूगोल से संबंधित समकालीन मुद्दों को पढ़ेंगे, कॉन्टेम्परेरी इश्यूज को पढ़ेंगे। करेंट्स के टॉपिक को आप जीएस के संदर्भ में अगर डील कर रहे हैं तो यहाँ के टॉपिक भी आपके सॉल्व होते चले जाते हैं। जरूरी नहीं कि इसे आप अलग से पढ़ें। अगर पर्यावरणीय मुद्दों में बाढ़ पढ़ रहे हैं, पर्यावरणीय मुद्दों में सूखा पढ़ रहे हैं, अगर ध्यान से समझना है, पर्यावरणीय मुद्दों में अगर आप सतत विकास का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो समकालीन मुद्दों में मित्रों यही टॉपिक है, कुछ अलग से टॉपिक नहीं दिए हुए है। यहां पर दिया एग्रेरियन अनरेस्ट, यहां पर दिया इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, अर्थात कृषि क्षेत्र में जो अशांति पैदा हुई
औद्योगिक क्षेत्र में जो अशांति पैदा हुई, आखिर जो नक्सलवाद, माओवाद जैसी समस्याएं पैदा हुई, तो वो जब आप कृषि के संबंध में समस्याएं पढ़ते हैं तो वहां पर ही डील हो जाती हैं। जब संसाधन पढ़ते हैं, भौम संसाधन, तो भूमि संसाधनों के उपयोग में किस प्रकार से परिवर्तन आया है, तो चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके संसाधन के साथ ही वो टॉपिक समाप्त हो रहा होता है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है मित्रों कि टॉपिक के नाम तो कई जगह पर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन आप उन्हें अलग अलग नहीं पढ़ते, उन्हें संबंधित टॉपिक के साथ पढ़ते चले जाते हो, जिससे आपको कई खंड नहीं पढ़ने, कुल भूगोल में 12 खंड पढ़ने होते हैं, 20 में से 12 खंड ही पढ़ने हैं, 20 के 20 खंड आपको नहीं पढ़ने होते हैं मित्रों। इसलिए अब मुझे बताओ सिलेबस छोटा हो गया है नहीं? इस प्रकार से आपका सिलेबस छोटा हो जाता है, आपका सिलेबस छोटा हो जाता है। विषय वस्तु के साथ भी अगर आप देखोगे तो मैं प्रत्येक टॉपिक का आप लोगों का पीडीएफ रूप में प्रत्येक टॉपिक का आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान है, तो भू आकृति विज्ञान के पाठ्यक्रम में क्या दिया गया है वह भी मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा, और प्रत्येक बातों की स्लाइड्स आपके पास जाती भी जाएगी। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जब टॉपिक आगे चल रहे होंगे तो प्रत्येक टॉपिक में पहला स्लाइड आपका वही होगा कि आप इस स्लाइड में आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ध्यान रहे, हम सबको इंगित करते जाएंगे। सपोज जियोमॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा द अर्थ इंटीरियर, तो द अर्थ इंटीरियर को अंडरलाइन करेंगे और फिर उसके बाद पढ़ाएंगे कि ये आपके पाठ्यक्रम का ऐसा अंग है ताकि आप में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन पैदा ना हो। ये तमाम प्रकार के प्रयास मित्रों हमें पाठ्यक्रम के साथ साथ करते जाने हैं। ये हमारा अपना तरीका रहेगा, यहां पर ध्यान रखेंगे। तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि पाठ्यक्रम बहुत लेंदी है। पाठ्यक्रम मित्रों बिल्कुल लेंदी नहीं है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जीएस में भी आपको पढ़ने हैं। क्या आप जानते हैं आप सभी के सभी इंडिया फिजिकल आप जीएस में नहीं पढ़ेंगे? ऐसा काम चल सकता है क्या? इंडिया फिजिकल के अंतर्गत भारत के भूभौतिक प्रदेश, भारत का अपवाह तंत्र, भारत की मिट्टी, भारत की वनस्पति, भारत का जलवायु जीएस में भी पढ़ना तो ऑप्शनल में भी पढ़ना है। ये सारे खंड जीएस में भी पढ़ने तो ऑप्शनल में भी पढ़ने हैं। संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन जीएस में भी पढ़ना है तो ऑप्शनल में भी पढ़ने हैं। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? जीएस के भी ये टॉपिक हैं और ऑप्शनल के भी टॉपिक हैं। यहां पर कुछ टॉपिक है जैसे मानव भूगोल में संदर्भ, ये आपको ऑप्शनल में अलग से पढ़ना है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जीएस में भी पढ़ना है। पॉपुलेशन एंड कल्चरल ज्योग्राफी जीएस में भी पढ़ना है। प्रादेशिक आयोजन एवं विकास ऑप्शनल में पढ़ना है, जीएस में नहीं पढ़ना है। जीएस में नहीं पढ़ना है। मॉडल एंड थ्योरी जीएस में नहीं पढ़ना है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बातें तो वैसे भी आप जीएस में पर्याप्त तरीके से पढ़ते हैं। तो मित्रों मेरे कहने का मतलब है कि हां, यहां पाठ्यक्रम थोड़ा जीएस के तुलना में ऑप्शनल का विस्तृत अवश्य होगा, लेकिन जीएस में भी तो पढ़ना ही है मित्रों। तो थोड़ा थोड़ा विस्तार अगर दे दिया जाए और आपका ऑप्शनल तैयार हो जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आपके सामने है, देखो जो भी बातें आपके सामने है, यहां पर कुछ 2, 4, 5 टॉपिक हैं जिनको आपको अलग से पढ़ना है। उन्हें आप जीएस के अंतर्गत डील नहीं करते हैं। अगर उतना पढ़ के आपका ऑप्शनल तैयार भी हो रहा है तो क्या बुराई है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, जीएस के लिए अगर आप कक्षाएं लगभग 170 से 80 घंटे की लेते हो, अगर ऑप्शनल के लिए कक्षाएं 400 घंटे की हो भी जाएं तो क्या बुराई है, जिसमें आपके मार्क्स जीएस में भी कई गुना बढ़ जाएंगे, ऐसे में भी मार्क्स बढ़ जाएगा, इंटरव्यू में भी मार्क्स बढ़ जाएगा। तो इसके लिए एक बार 400 घंटे दे देने में मित्रों क्या बुराई होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्योग्राफी जैसा अंकदायी विषय कोई हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? इसलिए आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा भूगोल विषय, ऑप्शनल के रूप में साबित होने जा रहा है मित्रों। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस विषय की शुरुआत कैसे करें, आपको करना क्या है, शुरुआत कैसे करना है। प्रश्न सबसे पहला करना क्या है, आपके पक्ष का काम क्या होगा, मेरे पक्ष का काम क्या होगा। तो शुरुआत होती है पहले आपके पक्ष पर कि आपको क्या करना है। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? पहली शर्त होगी इस विषय को ठीक से पढ़ने का, या मैं ये मानकर अब बात कर रहा हूं कि आप सभी के सभी मेरे वैकल्पिक विषय के विद्यार्थी हो चुके हैं, तभी तो एप्लीकेशन के अंतर्गत आपको ये कक्षा मिल रही है। वैकल्पिक विषय के अंतर्गत आप सभी मेरे विद्यार्थी हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है,
आपके काम की बातें यहां से शुरू होती है। सबसे पहला काम करना है कि मित्रों, आप में से प्रत्येक विद्यार्थी को जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, हिंदी ही लिख देता हूं आपके लिए, कि सिलेबस जो दिया गया है वो याद होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम याद करना है। पहला, क्लास सारी की सारी स्टार्ट करें या ना करें, ध्यान रखें, परंतु सबसे पहला आपका दायित्व तो होना चाहिए कि आपको पाठ्यक्रम पता हो। आपको यह पता हो कि आप उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत, आप सभी को यह पता हो कि आप इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या पढ़ने जा रहे हो। देखो क्यों ऐसा, इससे क्या फर्क पड़ता है। देखो, सबसे पहली बात कि अगर आपने एक विषय वस्तु को पढ़ा, समझना, किसी एक विषय वस्तु को पढ़ा, सपोज आपने जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ा, किसको पढ़ा, भू आकृति विज्ञान को आपने पढ़ा। जैसे आप भू आकृति विज्ञान पढ़ोगे, अगर आपको इसका सिलेबस याद है, आपको इसका सिलेबस याद है, तो पहला आपके लिए ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाएगा, आप समझ पाओगे कि जीएस से इसके किस किस विषय बिंदु का संबंध है। अगर सिलेबस याद नहीं तो विद्यार्थी ये काम नहीं कर पाते मित्रों। हमेशा पूरा का पूरा विषय पढ़ने के बाद भी वह विषय को ठीक प्रकार से तैयार नहीं कर पाते। पहला आपके लिए फर्क पड़ेगा जीवन में कि जैसे आपने इसे तैयार किया, आपको पता चलेगा कि ऑप्शनल के जियोमॉर्फोलॉजी के विभिन्न खंडों में से कौन कौन से विषय बिंदु हैं जो जीएस से संबंधित हैं। जैसे हमने पढ़ाया महाद्वीपों एवं सागरों की उत्पत्ति, जीएस में भी पढ़नी है। हमने पढ़ाया पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जीएस में भी पढ़नी है। पर मित्रों, दूसरी जगह हमने पढ़ाया, समझने की कोशिश करिए, स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी, जीएस में नहीं पढ़नी है। ढाल प्रवणता सिद्धांत जीएस में नहीं पढ़ना है। हमने आपको पढ़ाया चैनल मॉर्फोलॉजी, आपको जीएस में नहीं पढ़ना है। हमने पढ़ाया आपको इरोजनल साइकिल, अपरदन चक्र, जीएस में आपको नहीं पढ़ना है। बट हमने पढ़ाया लैंडफॉर्म, तो जीएस में भी पढ़ना है। तो जैसे आप सिलेबस को याद करते हो, आपके मस्तिष्क में, मानस पटल में सिलेबस बैठता है, तो आपको यह पता हो जाता है कि ऐसे कौन कौन से खंड हैं जो जीएस के पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, जिन्हें हमें दोबारा अलग से जीएस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो समय की भी बचत होती है और अंक वृद्धि भी हो जाती है। पहली बात यह। दूसरी बात, प्रत्येक खंड का संदर्भ कुछ न कुछ समसामयिक मुद्दों से होता है, समसामयिक घटनाओं से होता है, समसामयिक घटनाओं से होता है। तो अगर आपको पता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, इन्हें पढ़ते समय आप कैसे जानेंगे कि अपने आंसर को इनरिच करना है। देखो, भूगोल विषय को समझना, आपको अपने आंसर को इनरिच करना है, आपके अपने आंसर को परिवर्धित करना है और इनरिच करना है, समझ रहे हैं, समृद्ध करना है। अगर आपको कॉन्टेम्परेरी इश्यूज पता ही नहीं है, अगर आपने कॉन्टेम्परेरी इश्यूज को पढ़ा भी मित्रों और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये किस खंड से संबंधित है, सपोज आपने एक विषय बिंदु पढ़ा, समझना कि वर्तमान में भारत में एक नए राज्य के बनाए जाने की मांग चल रही है, उसके संदर्भ में आपने एक बढ़िया सा आर्टिकल पढ़ा। अब आपको यह पता ही नहीं है कि भूगोल विषय में किस टॉपिक का यह अंग वैकल्पिक विषय के तहत है, तो मित्रों उस बात को आप कैसे जोड़ पाओगे, उस बात को आप कैसे अपने आंसर में जोड़ पाओगे? कभी नहीं जोड़ पाओगे मित्रों, मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरा एक बिंदु, विषय बिंदु की चर्चा करता हूं मैं। आपने पढ़ा कि टोंगा आइलैंड में वोल्केनिक इरप्शन हुआ, आपने कुछ और बात पढ़ा। अगर आपने कुछ भी ऐसा पढ़ा, आपने पढ़ा कि स्पेन में कई वर्षों से लगातार वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। आपने पढ़ा सुंडा द्वीप में अवस्थित क्रकटाओ द्वीप में कई वर्षों से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है।
अगर आपसे पूछा, ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा कि ज्वालामुखी उद्गार प्रक्रियाओं को उदाहरण के सहित समझाते हुए बताएं कि इनसे निकलने वाली गैसें पर्यावरणीय प्रदूषक होती, तो आप कैसे मित्रों लिंक कर पाओगे? आपके पास नए नए उदाहरण कहां से आएंगे? अगर आपको सिलेबस याद है तो जैसे सिलेबस दिमाग में रहेगा तो आप पढ़ते हुए कॉन्टेम्परेरी इश्यूज को तुरंत रिलेट कर पाओगे कि अरे ये बात तो वहां से संबंधित है हमारे वैकल्पिक विषय में, इसलिए हमको उस चीज को वहां से जोड़ देना है। ठीक है ना? इसलिए आपको समझना है। फिर दूसरी बात आप जीएस के अंतर्गत फिर से आपको बताऊंगा मित्रों, जीएस के वेरियस टॉपिक होते हैं, जैसे इकोनॉमी होती है, तो इकोनॉमी का खंड है, पॉलिटी का खंड हो रहा है, पॉलिटी हो रही है, इंडियन सोसाइटी हो रही है, अब आपने यहां तमाम पक्षों में ये बातें पढ़ी। अब इंडियन ज्योग्राफी को आप पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हुए इंडियन कल्चरल रेल्म पढ़ रहे हो, कल्चरल सेटिंग ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, जिसमें भारतीय समाज के ऐतिहासिक संदर्शों का भी अध्ययन किया जा रहा है, तो भारत की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक एकता की भी बात की जा रही है। जब आप ऑप्शनल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन सोसाइटी से हमें इस बिंदु को यहां से रिलेट करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात कि नहीं? पर पाठ्यक्रम ही याद नहीं है तो आप उसे जीएस में अलग तरीके से पढ़ेंगे। तरीका तो शायद एक भी हो, लेकिन जीएस में आप अलग से पढ़ेंगे, ऑप्शनल में आप अलग से पढ़ेंगे। एक ही विषय बिंदु को 2 बार पढ़ के अपना वक्त जाया करेंगे, अपने समय को बर्बाद करेंगे मित्रों। आप जो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है उसे नहीं अपना पाएंगे। इसलिए मित्रों सबसे पहला प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि उसके अपने पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों को याद करना है कि आखिर पाठ्यक्रम में कितने विषय वस्तु हैं, पाठ्यक्रम में कितने बिंदु हैं, वह बिंदु जीएस के किस खंड से जुड़ रहे हैं, उन्हें हम किस प्रकार से जोड़कर पढ़ सकते हैं, तो अपने समय की बचत हम कैसे कर सकते हैं। और मित्रों आपको ये पता ही है कि ये एग्जाम इतने वास्ट सिलेबस का है कि जीएस के तमाम पक्ष आपको पढ़ने हैं, निबंध की भी तैयारियां आपको करनी है, साथ ही वैकल्पिक विषय की भी तैयारियां करनी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को बेहतर नहीं रखेंगे, स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं करेंगे, तो चीजें मुश्किल बढ़ाती जाती हैं, असंभव हो जाती हैं। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, पर चीजें मुश्किल बढ़ाती जाती। इसलिए पहला कर्तव्य होता है आपको कि आपको अपने पाठ्यक्रम को याद करना है। बार बार यही बातें नहीं होगी, सबको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या करनी है? दूसरी बात में आपको मित्रों अपने ऑप्शनल विषय को शुरू करने से पहले जो जीएस में आप अध्ययन करते हैं उन तमाम चीज़ों का यहाँ पर अध्ययन करना है। और अध्ययन क्या करना है? किसी गाइड का नहीं, बल्कि बेसिक टेक्स्ट बुक का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनका अध्ययन करना। तो आखिर ये बेसिक टेक्स्ट बुक कौन कौन सी होंगी, यह भी आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। और आप सब यह काम आज से ही शुरू कर देंगे, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? आज से ही ये काम आप सबको शुरू कर देना है। तो बेसिक टेक्स्ट बुक में क्या होगा? इसका पहला बिंदु ध्यान से आपको लेनी है NCERTs लेनी है, NCERT। तो सबसे पहले स्थान आता है ओल्ड का, तो कौन सी लेनी है? ओल्ड में लेनी है क्लास 3 कक्षाओं की, क्लास 6th की लेनी है, क्लास 7th की लेनी है मित्रों, और क्लास 8th की लेनी है। इन सब का एक नाम है देश एवं उनके निवासी, लैंड एंड पीपल, लैंड एंड पीपल, देश एवं उनके निवासी। हिंदी में क्या लिखा रहेगा आपका? देश एवं उनके निवासी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। फर्स्ट आएगी 6th की, सेकेंड आएगी 7th की, थर्ड आएगी 8th की। ये ओल्ड है मित्रों, ये ओल्ड NCERT अब टेक्स्ट बुक के रूप में अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट में जेरॉक्स कॉपी मिलती है, फोटोस्टैट कॉपी मिलती है, पर आपको इन्हें पढ़ना है। एकदम शुरुआत करने के पहले पाठ्यक्रम को समझेंगे, पाठ्यक्रम को याद करेंगे। आफ्टर दैट ये 3 टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। 6वीं, 7वीं, 8वीं की बहुत ही सरल तरीके से लिखी गई है।
जिसमें दुनिया के बारे में छोटी छोटी सी जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है, अनाच्छादन क्या, छोटी छोटी सी क्रियाविधियां। साथ ही विश्व के विभिन्न महाद्वीपों का ज्ञान दिया गया है। अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, डॉट डॉट डॉट, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप, तमाम महाद्वीपों के बारे में बढ़िया तरीके से मित्रों दिया है। तो आपको एक बेसिक समझ यहां से हो जाएगी। आपको ये काम आरंभ में इन तीनों एनसीईआरटी को पढ़ने का काम 3-3 दिनों का रखना है। 9 से 10 दिनों में इन तीनों एनसीईआरटीज को मित्रों फिनिश करना है। 9 से 10 दिनों में तीनों एनसीईआरटीज फिनिश कर ली हैं। फिर आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पर एनसीईआरटीज का भी ऑप्शन हो सकता है, बट एनसीईआरटीज के स्थान पर मैं आपको बोलूंगा कि सरस्वती भूगोल के नाम से आती हैं। सरस्वती भूगोल के नाम से आती है मित्रों, भूगोल के नाम से आती हैं। क्लास 2 कक्षाओं के, एक हो गया क्लास 11th और क्लास 12th। इन दोनों के लेखक हैं DR खुल्लर महोदय। डॉक्टर खुल्लर नहीं है, DR खुल्लर है। एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं दोनों की दोनों पुस्तकें। टेक्स्ट बुक हैं क्लास 11th की, क्लास 12th की, सरस्वती भूगोल के नाम से आती हैं। DR खुल्लर महोदय ने इनको लिखा है, राइटर इनके यह हैं। इन पुस्तकों को आपको लेनी है। एनसीईआरटी जो 11th 12th की आप पढ़ते हैं, हिंदी माध्यम में वर्तमान में अनुवादित भाषा इतनी कठिन दे दी गई है मित्रों कि विद्यार्थियों को पढ़ते समय कठिनाई की अनुभूति होती है, कठिनाई फील होती है। इसीलिए मित्रों इस समय पर आपको इन पुस्तकों को पढ़ना है, ये सरल हो जाएंगे। 3 ये पुस्तकें हो गई और मित्रों 2 ये पुस्तकें हो गई, ठीक है ना। कुल 5 पुस्तकें आपको टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़नी है और इन 5 पुस्तकों की एक एक लाइन पढ़नी है मित्रों, और पूरी तरह से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। यह आपको इस योग्य बना देंगे कि आप ऑप्शनल अब हलवा पूड़ी की तरह पढ़ सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हो, आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं लगेगी। इसीलिए मित्रों आप इन टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, सबसे पहले बात आती है। फिर प्रश्न उठता है कि टेक्स्ट बुक के साथ क्या हमें कुछ और पुस्तकें पढ़नी है। आवश्यकतानुरूप आप पुस्तकें चाहें तो ले लें और चाहें तो ना लें, पर मैं तो निश्चित रूप से अपने स्थान से आपको बताना ही चाहूंगा कि पुस्तकों को अवश्य पढ़ें। पुस्तकों को पढ़ने से आपके लिए कॉन्फिडेंस आता है। ये टेक्स्ट बुक थी मित्रों, ध्यान से समझना। पहले तो आपने पाठ्यक्रम को याद करना है आपको, फिर इन टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। ये कंपल्सन है आपको, ये कंपल्सन है। यहां पर चौथे नंबर पर बात, तीसरे नंबर पर बात आती है मूल, यहां पर इस तीसरे नंबर की बात आती है, आपको एटलस लेना है। एटलस आप जब भी फॉलो करें, कोशिश करें कि एटलस हिंदी माध्यम का ना ले। एटलस हिंदी माध्यम का ना लेकर कौन सा एटलस लेंगे मित्रों, इंग्लिश मीडियम का ही एटलस लेंगे, हिंदी का एटलस नहीं लेंगे। अब एटलस कौन सा ले सकते हैं, कई आपके पास बाजार में ऑप्शन हैं, कई ऑप्शन हैं। आप ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ले सकते हैं। तो ब्लैक स्वान का स्कूल एटलस आता है, ब्लैक स्वान का स्कूल एटलस ले सकते हैं। ऑक्सफोर्ड का आप कौन सा ले सकते हैं मित्रों, स्टूडेंट एटलस ले सकते हैं। या कि एक स्टडी टुडे पब्लिकेशन का आता है मित्रों, स्टडी टुडे पब्लिकेशन का आता है। अंशु सिंह, अजीत सिंह, ये तमाम लोग लिखे हुए हैं, कई लोग हैं। इनने जो बढ़िया एटलस थे उनका कंपाइलेशन एक अच्छे एटलस में और कर दिया है, आपको ऑप्शनल में काफ़ी मदद करेगा। तो ये स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस एक आता है, आप इसको भी ले सकते हो। एक एटलस कोई भी आप रख लो, एक एटलस। जब आप 6th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो साथ में एटलस वर्क कर डालिएगा। जब 11th 12th का आप खुल्लर का पढ़ रहे होंगे पुस्तक, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एटलस वर्क साथ में कर डालेंगे।
मेरे सुझाव को मित्रों बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मैं ये चाहता हूं कि आपको न जीएस के लिए न ऑप्शनल के लिए दोबारा अलग से कभी न पढ़ने पड़े, एक ही बार में आप चीज़ों को बढ़िया से तैयार करो। इस उद्देश्य से तमाम प्रकार की बातें आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो आप इतना काम करेंगे, ये सबके लिए कंपलसरी है, ये 3 चीज़ें कंपलसरी है। अब जो मैं चौथी बात बताने जा रहा हूं वो ऐच्छिक है। चौथी बात कैसी है मित्रों? ऐच्छिक है। ऐच्छिक में क्या बातें आती हैं, ध्यान से समझना। ऐच्छिक में बातें आती हैं, ऐच्छिक में बातें आती हैं आपके लिए रेफरेंस बुक्स की। तो नेक्स्ट लिखें चौथा बिंदु, रेफरेंस बुक्स। क्या लिखेंगे? रेफरेंस बुक्स। आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है, किस टॉपिक के लिए? रेफरेंस बुक्स में देखेंगे। ठीक है, सारी किताबें नहीं लेनी, मैं नाम बताता चल रहा हूं, आप जरूरत के हिसाब से किताबें लेंगे। देखिए, ये जो फर्स्ट टॉपिक है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, भू-आकृति विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान, इसके लिए आप 2 में से कोई एक किताब ले सकते हैं, 2 में से कोई एक पुस्तक। हिंदी से ही सारी बताऊंगा क्योंकि आपके लिए आपका मीडियम हिंदी है, तो आपको बताऊंगा मित्रों मैं। एक पहली पुस्तक तो आपकी आती है भू आकृति विज्ञान सवेंद्र सिंह की, सवेंद्र सिंह, आप इसको देख सकते हैं, बढ़िया विस्तार से ठीक से दिया है। तो दूसरी आती है पुस्तक एक पी दयाल की, इसे आप ले सकते हो। ध्यान रखना 2 में से एक लेना, आपको पढ़ने की जरूरत लग रही है तो 2 में से एक लेना, दोनों को लेने की जरूरत नहीं है। जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, इन दोनों को संयुक्त रूप से एक पुस्तक ने दिया है, वो है DS लाल। किसने दिया है मित्रों? DS लाल। संयुक्त रूप से DS लाल ने एक ही पुस्तक में इन दोनों खंडों को दे दिया है। इस पुस्तक को आप देख सकते हैं, इस पुस्तक को इंग्लिश में वटेल एंड शर्मा ने मित्रों दिया हुआ है। समुद्र विज्ञान क्रिचफील्ड ने दिया हुआ है, जलवायु विज्ञान, है ना, पर यहां आप इनको ले लेंगे। जैव एवं पर्यावरण भूगोल के लिए इन दोनों खंडों के लिए एक पुस्तक, कोई एक पुस्तक खैर बहुत अच्छी तो नहीं है, पर एक पुस्तक आप जो ले सकते हैं वो PD शर्मा की पुस्तक है, PD शर्मा, PD शर्मा की पुस्तक ले सकते हैं। PD शर्मा की पुस्तक, खुल्लर की भी किताब आती है पर्यावरण अध्ययन करके, खुल्लर की भी पुस्तक आती है, उसको भी देख सकते हैं। PD शर्मा की पुस्तक ले सकते हैं। ये रेफरेंस बुक्स है। रेफरेंस बुक्स का मतलब होता है हर बिंदु नहीं पढ़ना है, केवल उन्हीं विषय बिंदुओं को पढ़ना है जो आपके लिए आवश्यक हो। टेक्स्ट बुक में हर एक बिंदु पढ़ने हैं, रेफरेंस बुक्स में उन्हीं बिंदुओं को जो आपके पाठ्यक्रम से मैच करते हो उतना ही आपको पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब इधर आते हैं प्रश्न पत्र के सेकेंड पार्ट में। प्रथम प्रश्न पत्र के मानव भूगोल के संदर्भ में, जो मानव भूगोल में संदर्श है, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी है मित्रों, इसके लिए इसमें ज्योग्राफिकल थॉट की बात आती है, भौगोलिक चिंतन का टॉपिक आता है। तो भौगोलिक चिंतन में एक आप पुस्तक ले सकते हैं, माजिद हुसैन साहब की आती है। किन की आती है? माजिद हुसैन की। बहुत अच्छी पुस्तक तो नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है मित्रों, ट्रांसलेटेड है और मजा नहीं आएगा। बट एक पुस्तक सुदीप्ता अधिकारी की आती है, इंग्लिश में है मित्रों, सुदीप्ता अधिकारी, उससे आप ले सकते हैं। पर आपको एक बात जरूर बता दूं, इन तमाम किताबों के अलावा जो क्लास में मेरे द्वारा मटेरियल पढ़ाया जाएगा पर्याप्त होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा, पर्याप्त होगा। अगर आप उतना भी तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बल्ले बल्ले हैं, बस इतना समझिए। पर एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, विषय को और गहराई से समझने के लिए, किसी खंड पर अगर आपको पुस्तकों का मन है तो मैं पुस्तकें अवश्य बता देता हूं जिन्हें आप करेंगे, जिन्हें आप पढ़ेंगे। ये जो आर्थिक भूगोल है, इसके लिए आप 2 पुस्तकें ले सकते हैं मित्रों, 2 पुस्तकें ले सकते हैं आर्थिक भूगोल के लिए। एक तो पुस्तक आती है काशीनाथ सिंह की, जगदीश सिंह और काशीनाथ सिंह आते हैं, काशीनाथ सिंह।
काशीनाथ सिंह की पुस्तक आती है। तो काशीनाथ की पुस्तक आप देख लेंगे। एक ये पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है आपके लिए मित्रों, दूसरी पुस्तक है जो यहाँ पर आपके लिए आवश्यक हो सकती है, जिसे आप देख सकते हैं, तो प्लीज मेरे साथ देखेंगे। यहाँ पर एक पुस्तक और आती है जो एस.डी. मौर्य की है। एस.डी. मौर्य की है। एस.डी. मौर्य की पुस्तक है। एस.डी. मौर्य है ये। तो मौर्य की पुस्तक आती है काशीनाथ सिंह में। काशीनाथ सिंह में एस.डी. मौर्य की। ध्यान रखेंगे मानव भूगोल में एक पुस्तक कौशिक की भी बहुत अच्छी आती है। कौशिक की बुक बहुत अच्छी है, इसको भी आप देख सकते हैं। माजिद हुसैन के साथ कौशिक भी देख सकते हैं। जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल के लिए, इसके लिए यहां भारत के संदर्भ में भी एक पुस्तक आती है आर.सी. तिवारी की। आर.सी. तिवारी की पुस्तक आती है, या इसी के साथ एक पुस्तक आती है बंसल की मित्रों। तो दो में से एक कोई ले सकते हैं। आर.सी. तिवारी की आती है पुस्तक और बंसल की आती है, तो दो में से एक कोई ले सकते हैं। दो में से एक कोई ले सकते हैं मित्रों। प्रादेशिक आयोजना एवं विकास के लिए आपको अलग से पुस्तकें लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इस टॉपिक को मैंने बता ही दिया कि ये टॉपिक अलग है नहीं, ये उन्हीं के साथ पढ़ लिया जाता है। मॉडल में आर्थिक भूगोल के मॉडल आर्थिक में, जनसंख्या भूगोल के मॉडल जनसंख्या में, बस्ती भूगोल के मॉडल बस्ती में, तो तमाम पक्षों को वहां पर ही पढ़ लिया जाता है। तो अलग से आपको जरूरत नहीं पड़ती, अलग से जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से पेपर फर्स्ट के लिए आपको इन पुस्तकों की आवश्यकता पड़ सकती है। ये रेफरेंस बुक्स हैं, फिर से बोल रहा हूं, इन्हें एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनमें उन्हीं बिंदुओं को पढ़िएगा जहां आपको लगे थोड़ा कॉन्सेप्ट्स में हमें और बातें समझनी है, संकल्पनात्मक पक्ष पर और गहराई पर जाना है, केवल उन्हीं विषय बिंदुओं को पढ़ेंगे। अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी निरर्थक रूप से अपने मन को तनाव देने की, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि क्लास में जो चीजें पढ़ाई जाएंगी वो बहुत ही उत्तम तरीके से पढ़ाई जाएंगी। कोशिश की जाएगी कि सर्वोत्कृष्ट रूप से आपको इतना पढ़ा दिया जाए कि आपको अतिरिक्त चीजों की जरूरत ना पड़े, अतिरिक्त चीजों की जरूरत ना पड़े। तो ये पुस्तकें हुई। आती है बात भारत के भूगोल में प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 दोनों को मिलाकर कि आखिर भारत के भूगोल के लिए कौन सी रेफरेंस बुक्स रखी जाएं। तो भारत के भूगोल के लिए मित्रों मैं आपसे बोलूंगा आप 2 किताबें रखिए। एक तो आर.सी. तिवारी की बुक आती है, आर.सी. तिवारी की बुक, आर.सी. तिवारी, ये भारत के भूगोल के नाम से आती है। और दूसरी माजिद हुसैन जी की आती है, माजिद हुसैन साहब की आती है। तो माजिद हुसैन की पुस्तक और आर.सी. तिवारी की पुस्तक, ये दोनों रख लीजिए। भारत के भूगोल के लिए दोनों पुस्तक आप रख लीजिए मित्रों। 2 पुस्तकें, पूरा का पूरा दूसरा प्रश्न पत्र आपका तैयार हो रहा है, पूरा का पूरा दूसरा प्रश्न पत्र तैयार हो रहा है। तो दोनों पुस्तकें आप रख लीजिए। पेपर फर्स्ट में जो जो पुस्तकें आपको जरूरत में लगती रहे आप उन पुस्तकों को रखिए। तो आपके पास देखिए, पहले आपको सिलेबस सबके पास होना चाहिए और वो याद होना चाहिए। अगर आप स्टेट्स का भी दे रहे हैं तो स्टेट्स का भी सिलेबस आपको याद होना चाहिए और स्टेट्स का भी सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान से सुनेंगे, सिलेबस के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए जिन्हें आपको अवश्य रूप से पढ़ना है। तीसरी बात हमने बताई आपको, आपके पास एटलस होनी चाहिए। चौथी बात, आपके पास ये रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए। रेफरेंस बुक्स को पढ़ेंगे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। जिनके पास समय है वो तो जरूर पढ़ें, पर वही बिंदु पढ़ें जो आपके पाठ्यक्रम से मैच खाते हों। पांचवी और अंतिम बात, पांचवी और अंतिम बात ध्यान से, यहां पर पांचवी और अंतिम बात में यहां पर क्या आएंगे कि आपको मित्रों चाहिए, आपको चाहिए कुछ कॉन्टेम्परेरी चीजें। जीएस के लिए ही आप पढ़ते हैं, ध्यान से, समसामयिक घटनाओं का अध्ययन आप जीएस के लिए ही करते हैं। ध्यान से, मैं 2 बातें करूंगा। जो करेंट्स पढ़ते हैं आप, करेंट्स के लिए पढ़ते हैं। क्यों? अब ये आपको क्यों पढ़ना है करेंट्स न्यूज, ये क्यों पढ़नी है? अब आपको यह भी बता दूं कि जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में एग्रीकल्चर, रिसोर्स,
इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, कंटेम्प्रेरी इशू, और पेपर फर्स्ट में इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ये सब के सब जो बिंदु हैं, अगर इनमें आप करंट से रिलेट करके चीज़ों को लिखते हैं तो निश्चित रूप से मार्क्स आपका इनरिच्ड होता है। प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य बनता है कि चूंकि उसे जीएस में प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करना है, जीएस के मुख्य परीक्षा के भी 4 प्रश्न पत्र लिखना है, तो उन्हें समसामयिक घटनाओं का ठीक प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। तो जो आप जीएस के लिए कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज से संबंधित मैगजीन पढ़ते हैं, जैसे आप एक कोई मंथली मैगजीन पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर के अलावा, योजना पढ़ते होंगे, कुरुक्षेत्र पढ़ते होंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? इन सबको तो आप पढ़िए ही, इन सबको पढ़िए। और आपके ऑप्शनल के विषय वस्तु से संबंधित अगर कोई बात कहीं पर मिलती है, तो जहां पर आपने टॉपिक लिखा हुआ है ऑप्शनल का, तो वहां से वह तथ्य, वहां से वह संकल्पना, वहां से वह ग्राफ, वहां से वह डायग्राम, वहां से वह टेबल, सब कुछ उठाइए और अपने कॉपी में ऐड कर दीजिए। निश्चित रूप से मित्रों आपके मार्क्स एडिशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको करंट्स की चीजों को, आपको मंथली जो मैगजीन्स हैं उनसे आपको पढ़ना ही है। न्यूज़पेपर के साथ जो मंथली मैगजीन्स हैं मित्रों, मैगजीन्स, उनसे आपको पढ़ना है। दूसरे नंबर पर मैं आपको एक बात और बताऊंगा। एक पत्रिका आती है डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, आप इसे ले लें। और प्रत्येक 2 महीने में, प्रत्येक 2 महीने में एक पत्रिका और आती है जिसका नाम है भूगोल एवं आप, भूगोल एवं आप। ध्यान रखेंगे ये सब जीएस के लिए भी अति उत्तम है, अति उत्तम है। ये मानकर चलें कि आपका जीएस का भी बहुत बड़ा पोर्शन इन सब से तैयार हो रहा होगा। तो मंथली मैगजीन तो आप लेते ही हैं, न्यूज़ तो आप पढ़ते ही हैं। मेरे सुझाव से मंथली मैगजीन के साथ योजना, कुरुक्षेत्र के अलावा इन 2 पत्रिकाओं को और देखें। और हमेशा ध्यान रखिए, मैगजीन और पत्रिकाओं की सारी चीजें पढ़ने लायक नहीं होती, सारी चीजें तैयार करने लायक नहीं होती। उनमें से कुछ ही पक्ष ऐसे होते हैं जो आपके काम के होते हैं। आप अपने काम की चीजों को पढ़िए, क्योंकि आपको अब पाठ्यक्रम याद है, आपको पता है कि इसका संबंध हमारे पाठ्यक्रम से है। अगर उसका संबंध आपके पाठ्यक्रम से नहीं है तो उन्हें हटाएं, उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम बचाना है, किसी भी स्थिति में आपको अपना टाइम बचा कर रखना है। तो आपको मित्रों ये थोड़े से एडिशन कार्य ऑप्शनल के लिए और करना है, जिनसे जीएस में भी आपको मदद अवश्य ही मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी। तो आपको क्या क्या करना है, अध्ययन कैसे आरंभ करना है मित्रों, शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत के लिए आपको इतने सारे काम करने हैं। पहला तो पाठ्यक्रम याद होना चाहिए क्लास की शुरुआत से पहले। दूसरा, टेक्स्ट बुक क्लास के आरंभ होने से पहले पढ़ी जानी चाहिए, एटलस के साथ साथ। तीसरे नंबर पर रेफरेंस बुक्स आपको टॉपिक के साथ पढ़ने हैं। ध्यान से समझना, क्लास में आपके लिए एक एक टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा, प्रॉपरली बताया जाएगा कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक के आप उन टॉपिक्स को, टेक्स्ट बुक के अलावा रेफरेंस बुक से उन टॉपिक को चाहो तो आप बढ़िया से क्लास से पहले या क्लास से बाद में पढ़कर आप फिनिश कर सकते हैं। अदरवाइज क्लास के स्तर पर आपको विषय वस्तु के अकॉर्डिंग हर एक बात बहुत ही विस्तार से 100% विद्यार्थी समझ सके इस बात का प्रयास करते हुए पढ़ाई जाएगी मित्रों। तो ये बात यहाँ पर आती है, ठीक है। आफ्टर दैट एक प्रश्न उठता है कि भूगोल वैकल्पिक विषय में आखिर उत्तम मार्क्स कैसे लाया जाए। आंसर राइटिंग के संदर्भ में एक सेपरेट कक्षा भी मैं रखूंगा कि आखिर आदर्श उत्तर लेखन भूगोल विषय के संदर्भ में वैकल्पिक विषय के रूप में किस प्रकार से किया जाए। इसका मैं एक प्रॉपर एक क्लास रखूंगा ताकि विद्यार्थियों के लिए काफ़ी चीज़ें सरल एवं सहज हो जाएं। फिर भी अच्छे अंक कैसे प्राप्त हों, इसके लिए कुछ बेसिक सी बातें हैं जिनका मित्रों ध्यान रखना है। अच्छा अंक प्राप्त करने का सबसे पहला आपका प्रयास होना चाहिए प्रत्येक दिन आंसर राइटिंग क्वेश्चन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, प्रत्येक दिन उत्तर लेखन का प्रयास सबसे पहले।
जितना आप उत्तर करेंगे मित्रों, जितना आप उत्तर लेखन का कार्य करेंगे, आप उतना ही बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब शुरुआत में आप उत्तर लेखन का प्रयास करेंगे तो कितना भी बेहतर पढ़े होंगे, लेखनी चलाना काफी कठिन हो रहा होगा। यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर कैसे शुरू करें और कैसे खत्म करें। पर मेरा सुझाव है मित्रों कि बस ये बिना सोचे कि क्या शुरू करें क्या खत्म करें, ये बिना सोचे जो ख्याल मन में आए उससे संबंधित एटलीस्ट लिखना शुरू करो। एक वो दिन अवश्य आएगा जिस दिन आप बढ़िया आंसर लिख पाओगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया मित्रों जवाब लिखोगे। तो सबसे पहली बात है कि उत्तर लेखन का अनवरत प्रयास करना है। सप्ताह में अगर आप 6 दिन पढ़ रहे हो, एक दिन तो आप अपने लिए भी रखोगे ही। अगर सप्ताह में 6 दिन का अध्ययन कर रहे हो तो उस 6 डेज के लिए आवश्यक यह बात होती है कि आप उसमें से प्रत्येक दिन उत्तर लेखन का प्रयास जरूर करें। संध्या वेला में या भोर वेला में जब भी आपका मन करता है, एक फिक्स टाइम आप बनाएं। उस टाइम पर आप प्रत्येक दिन एक मानसिक रूप से तैयार रहें कि आपको 2, 3, 4, 5 धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे। पहले तो शुरुआत में 1 आंसर लिखें, फिर 2 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 4 लिखें, पर 5 लिखें। सिंपल तरीके से मित्रों 15-15 मिनट के 4-5 आंसर्स डेली अगर आप लिखते रहेंगे, आपकी लेखन क्रिया बहुत ही पारखी होती जाएगी और आप अच्छे अंक की ओर बढ़ते जाएंगे। पहला प्रयास होना चाहिए। दूसरा प्रयास, जब भी आप उत्तर लेखन करते हैं, उत्तर लेखन के संदर्भ में हमेशा सटीक लिखें। सही लिखना ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही तो लिखना ही है, उत्तर गलत नहीं लिखना है, पर सही के साथ सटीकता बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आपसे कोई परिचय पूछा कि राजेश मिश्र कौन है, तो आपने कहा राजेश मिश्र एक इंसान है जिनका संबंध दिल्ली से है। ये सही है, मेरे बारे में गलत नहीं है। आपसे कोई पूछा राजेश मिश्र कौन है, एक विद्यार्थी पूछता है, तो राजेश मिश्र दिल्ली से हैं और एक बड़े अच्छे इंसान है, बात सही है, पर सटीक नहीं थी। उस विद्यार्थी को यह जानना था कि राजेश मिश्र मेरे संदर्भ में कैसे हैं। उसे आपको बताना चाहिए था कि राजेश मिश्र ज्योग्राफी की एक अच्छे शिक्षक है, या जो भी आपका राजेश मिश्र के संदर्भ में परसेप्शन होगा, उस तरीके से अगर आपने बताया कि राजेश मिश्र ज्योग्राफी के एक अच्छे शिक्षक हैं जो कि ऑप्शनल के साथ साथ जीएस के भी तीनों महत्वपूर्ण खंडों को, ज्योग्राफी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा एवं आपदा प्रबंधन को पढ़ाते हैं, ये बात आपने पढ़ाई, ये सटीकता हो गई। क्या हो गई? ये सटीकता हो गई। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? सही तो लिखना ही है, पर सही के साथ आपको सटीकता पर ध्यान रखना, और सटीकता तभी आती है जब आप आंसर राइटिंग की लगातार प्रैक्टिसेस करते जाते हैं। तो पहला, सटीक शब्द का प्रयोग करें। दूसरा, भाषा में शुद्धता होनी चाहिए। कई बच्चे होते हैं जो वर्तनी अशुद्धियां करते हैं, पाई मात्रा का भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो उन्हें सबसे पहला उत्तर लेखन के दौरान यह ध्यान रखना है कि वर्तनीगत अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, वर्तनीगत शुद्धता ही होनी चाहिए, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में किसी भी एग्जाम को अक्षम्य होता है, बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं होता। ध्यान रखना, अगर एक पेज में आपकी वर्तनी अशुद्धियों में भी 4 बार रेड इंक लग गया तो आपका मार्क्स सब कुछ अच्छा होने के बाद भी 0 हो सकता है। इसलिए मित्रों, वर्तनी अशुद्धियां नहीं करना है। तो आपको सटीक लिखना है, शुद्ध लिखना है। समझ गए मेरी बात कि नहीं? सारगर्भित लिखना है, सारगर्भित लेखन करना है। अब ये सारगर्भिता क्या है? सारगर्भिता है गागर में सागर भरना। सारगर्भिता क्या है आपके लिए? गागर में सागर भरना। देखो, गागर में सागर भरना क्या मतलब है? आप जानते हैं कि आजकल प्रश्न बहुत बड़े हो गए हैं, जबकि उत्तर लिखने के लिए आपको कम शब्द दिए जाते हैं। जब तक आप बहुत सारी बातों को कम शब्दों में कहने की कोशिश नहीं करेंगे, आपकी बातें सीमित समय पर, सीमित स्पेस पर, सीमित शब्दों में पूरी ही नहीं हो सकती। सारगर्भिता लाना है, अर्थात बहुत बिखराव नहीं लाना उत्तर में, उसे कॉन्क्रीट करना है।
संक्षिप्त करना है, लेकिन इतना सारगर्भित हो कि लगे कि एक शब्द में ही आपने जो कहना चाहिए था सटीकता पूर्वक और शुद्धता पूर्वक आपने सब कुछ कह दिया। बिहारी के दोहों को सुना है ना सच सही को, कि ये बिहारी के दोहे कैसे हैं, गागर में सागर भरने वाले हैं। उस तरह के मित्रों आपको प्रयास करने हैं कि आप, पर यह भी कब आएगा, ये सारी चीजें एक ही बात पर निहित है मित्रों, उत्तर लेखन के लगातार प्रयास पर। कितना भी कोई, देखो जैसे आपको मान लीजिए मोटर कार चलानी है, अब मोटर कार चलाने के नियम क्या होते हैं मैंने आपको समझा दिया, तो क्या समझाने से आपको मोटर कार चलाने आने लगेगी? नहीं। जब तक आप मोटर कार चलाएंगे नहीं तब तक आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। शुरू में मोटर कार चलाएंगे तो आपकी गाड़ी बहकेगी, ये बात तय है, तो बहकने से डरो मत, चलाते रहो, कॉन्फिडेंस आएगा और एक दिन आप बेहतर ड्राइवर साबित होते हो। उसी तरह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस हैं जिनमें से अगर आप लगातार ये प्रयास करते रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छा उत्तर लिख पाएंगे, सर्वोत्तम उत्तर लिख पाएंगे। और मेरा प्रयास है मित्रों कि आप सर्वोत्तम उत्तर लिखें, इसके आप लगातार कोशिश करते रहें। तो शुद्ध लिखें, सटीक लिखें, सारगर्भित लिखें, संक्षिप्त लिखें, बातों को बहुत फैलाए रहें। क्या लिखें मित्रों? संक्षिप्त लिखें, ऐसा संक्षिप्त लिखें। इन बातों का ख्याल रखना है, उत्तम अंक लाने के लिए इन बातों का ख्याल रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, और आप क्या करेंगे? नेक्स्ट आपको करना क्या है? उत्तर का विविधीकरण करना है, डाइवर्स बनाना है, ठीक है ना। उत्तर को कैसा बनाना है? आकर्षक बनाना है और विविधीकरण करना है। उत्तर आकर्षक हो एवं विविधतापूर्ण हो। अब आकर्षक एवं विविधतापूर्ण कैसा हो सकता है? तो सबसे पहली बात आती है लिखावट सुंदर हो। और विविधतापूर्ण से मतलब क्या होता है? विविधतापूर्ण का मतलब है मित्रों, यहीं पर समझें, आपको अपने उत्तर में आवश्यकतानुरूप, निरर्थक नहीं, आवश्यकतानुरूप चार्ट का प्रयोग करना है, टेबल का प्रयोग करना है, फ्लो चार्ट्स का प्रयोग करना है, डायग्राम्स का प्रयोग करना है, मैप्स का प्रयोग करना है। याद हो रही बातें? मैप्स का भी प्रयोग करेंगे, डायग्राम्स का भी प्रयोग करेंगे, चार्ट का प्रयोग करेंगे, फ्लो चार्ट का प्रयोग करेंगे, टेबल का प्रयोग करेंगे। उत्तर लेखन करते समय कहीं पैराग्राफ राइटिंग करेंगे तो कहीं पॉइंट राइटिंग करेंगे। पैराग्राफ राइटिंग करें तो कैसे करें? सपोज आपने ये फर्स्ट पैरा लिखा, दिस वन इज फर्स्ट पैरा, तो मित्रों फिर सेकेंड पैरा में आपने पॉइंट फॉर्मेट दे दिया, आपने पॉइंट फॉर्मेट में चीजों को समझा दिया, है ना। चौथे पैरे में आपने यहां पर एक डायग्राम बना दिया, आपका एक डायग्राम बन गया। और जब फर्स्ट पैरा लिखा था आपने, यहां पर आपने एक मैप ड्रॉ कर दिया। जब आपने यहाँ पर ये पॉइंट लिखे थे तो इन पॉइंट्स को स्पष्ट करने के लिए एक साथ में टेबल प्रस्तुत कर दिया। तो आपने डायग्राम्स प्रस्तुत किया, टेबल प्रस्तुत किया, मैप्स प्रस्तुत किया, फ्लो चार्ट प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत कर दिया? फ्लो चार्ट प्रस्तुत कर दिया। तो आप देखो, जब आपकी कॉपी चेक हो रही होगी तो एग्जामिनर का दिमाग कितनी चीजों पर अटक जाएगा। बहुत सिंपल सी बात करता हूं, अगर आपके पास उत्तर लेखन के दौरान केवल मैंने एक पेज दिया और आपने कुछ इस तरह से पैराग्राफ राइटिंग किया, 1 पैरा, सेकेंड पैरा, थर्ड पैरा, एक इस तरह का आपका पैराग्राफ राइटिंग की कॉपी मिली है और एक इस तरह की कॉपी मिली है, आप किसमें अंक ज्यादा आप देंगे? आपकी नज़र, ध्यान रखें, एग्जामिनर की नज़र इस पर ज़्यादा टिकेगी। उसे कहीं डायग्राम भी दिख रहा है, कहीं फ्लो चार्ट भी दिख रहा है, कहीं मैप्स दिख रहे हैं, कहीं पॉइंट्स दिख रहे हैं, कहीं पैराग्राफ्स दिख रहे हैं। इतना बढ़िया आपका ये उत्तर होगा कि प्रत्येक स्थान पर उसे आकर्षक लगेगा और हर बिंदु पर मित्रों आपको अंक देता हुआ आगे बढ़ेगा। इससे आपको अंक एग्जामिनर से लेने पड़ते हैं, एग्जामिनर से अंक छीनने पड़ते हैं और इस दशा में आपको एग्जामिनर अच्छे अंक देता है। ध्यान रखें फिर से, अच्छी लिखावट का मतलब होता है पठनीय लिखावट, जो कि अच्छे से आसानी से पढ़ी जा सके। इसका मतलब अच्छी लिखावट से नहीं है कि बहुत सुंदर वैसी हो जिसमें बहुत ही आकर्षक और वो हो, वो सब चीजें ठीक है।
एक बात तो बहुत कॉमन सी है, एक तथ्य एकदम फिक्स है मित्रों कि सुंदरता सबको भाती है। किसी भी प्रकार की सुंदरता हो, सुंदरता सबको अच्छी लगती है। सुंदरता का ख्याल तो रखें। यहाँ सुंदरता का मतलब इतना ही है कि उत्तर लेखन करते समय आपकी लिखावट पठनीय हो, बहुत ज़्यादा उसे काटें कूटे नहीं। अगर बहुत ज़्यादा कटा कुटा होगा तो आपका अंक अच्छा नहीं आएगा, आपको अच्छे अंक की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको इस प्रकार से अपने उत्तर को ग्राफिक्स का प्रयोग करते हुए, डायग्राम्स, मैप्स, चार्ट्स आदि का प्रयोग करते हुए मित्रों आपके अपने उत्तर को डाइवर्स बनाना है ताकि उसमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकें, अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। अब आपको चौथे स्तर पर क्या करना है, जब भी उत्तर लिखना है तो ये जरूर ध्यान रखना है कि उत्तर का अप्रोच मानवोपयोगी होना चाहिए, मानवोचित होना चाहिए, प्रो ह्यूमनिस्टिक होना चाहिए। समझने की कोशिश करना है। भूगोल विषय में उत्तर लेखन का उद्देश्य ही मानव केंद्रित होता है। क्या होता है? मानव केंद्रित होता है। तो ध्यान रखें, वह सेक्शन जो मानव केंद्रित हो सकते हैं, तो ध्यान में रखें कि जो भी बात लिख रहे हैं यह मानव के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, मानव के लिए किस प्रकार से उपादेय है, मानव के लिए किस प्रकार से लाभकारी है। इस बात का ध्यान रखें, जिसके लिए हम लोग आमतौर पर शब्द प्रयोग करते हैं कि उसे फ्यूचरिस्टिक बनाने की कोशिश करिए कि यह हुआ तो इसका परिणाम कुछ ऐसा आएगा, सकारात्मक इसका परिणाम आएगा। अगर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की तो ग्रीन रेवोल्यूशन के समक्ष यह चुनौतियां थी, परंतु सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत के तहत अपनाए गए जो बेसिकली ग्रीन एग्रीकल्चर कार्बनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी क्रियाविधियां निश्चित रूप से इन समस्याओं को दूर कर मानव को एक नई दिशा प्रदान करेंगी, पर्यावरण को शुद्धता के ओर ले जाएंगी। तो ये तमाम जो पक्ष आप लोग लिखते हैं मित्रों, उससे आपका आंसर इनरिच होता है। तो आपको अपने उत्तर को क्या करना है, मानव केंद्रित बनाना है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर आपको चलना है। तो लास्ट मित्रों आपको क्या करना होगा, किस बात का ध्यान रखना होगा, अगर उस घटना से संबंधित जो प्रश्न दिया है कोई नवीन तथ्य है, नवीन संकल्पना है, ध्यान से, नवीन तथ्य, नवीन या समसामयिक तथ्य या घटना है, उसे जरूर मेंशन करें अपने आंसर में। कोई भी बात आपने लिखी है, सपोज आपने भूकंप लिखा, तो भूकंप में आपको लिखना है कि अभी रिसेंट पर इस प्रकार के भूकंप अमुक स्थान पर प्राप्त हुए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? आपको तमाम पक्ष जब भी आपको लिखना है, आपने चक्रवात लिखा मित्रों, तो चक्रवात को आपको लिखना है कि अमुक वर्ष में इस प्रकार पर भारत के इस तट में यह चक्रवात प्राप्त हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर एक ट्रेडिशनल से लेकर एडवांस लेवल के कॉन्टेम्परेरी बिंदु तक पहुंच जाएगा और अपनी तमाम बिंदुओं को कह पाने में मित्रों सफल होगा। अगर इन बातों का ख्याल रखा गया, आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिसेस की गई, इस पर मैं बार बार जोर दूंगा, तो मित्रों निश्चित रूप से आप उत्तम मार्क्स प्राप्त करेंगे। यहाँ 300 प्लस का मतलब केवल 300 के आसपास नंबर नहीं, बल्कि 350 के आसपास नंबर भी आप मान सकते हैं, बढ़िया अंक ला सकते हैं मित्रों। पर प्लीज आप लोग लगातार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी ही 1 महीने के अंदर अंदर ही कोशिश करिए कि आप डेली 5 उत्तर लिखने की स्थिति में आ जाएं। 5 उत्तर अभी तो थोड़े दिन तक ठीक है, पर थोड़े दिन के बाद 5 उत्तर लिखने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। आप 1 घंटे का समय, 1.25 घंटे का, 1.5 घंटे का समय आप उत्तर लेखन के लिए अवश्य दें, क्योंकि एग्जामिनर के सामने आप नहीं होते हो, आपका ज्ञान नहीं होता है, केवल आपकी कॉपियां होती हैं और आप अपने कॉपियों के माध्यम से ही अंक लाते हैं। इसलिए मित्रों आपको ऐसा काम अवश्य करना है, तो ये आपके लिए एक बेहतर मित्रों तरीका हो सकता है। बाकी आंसर राइटिंग का तरीका कैसे होता है इस पर हम बात करेंगे। फिर प्रश्न होता है कि आखिर जो आप पढ़ रहे हो, कक्षाओं के अंतर्गत पढ़ रहे हो, उसका नोट्स कैसे बनाएं। तो ध्यान से, पहली बात, आपका क्लास नोट से ही नोट्स है, क्लास नोट से ही नोट्स है। कई बच्चे गलती करते हैं कि पहले उसे रफ कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद फेयर कॉपी करेंगे,
है ना। तो वही आपका एक फुलफिल नोट्स है, कंप्लीट नोट्स है। आपको दोबारा नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको दोबारा नोट्स नहीं बनाने, आपका वही नोट्स है। आप इसे बढ़िया से पढ़ें। आपको काम क्या करना है दोबारा, जो इस बिंदु के अंतर्गत मुझे बताना था, आपको दोबारा क्या करना है, आपको अपने नोट्स का साइनॉप्सिस बनाना है, साइनॉप्सिस बनाना है। साइनॉप्सिस को आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट देना है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट आपका देना है। क्यों, इस पर मैं क्यों बात कर रहा हूं, एक्चुअली आप नोटिस करना कि धीरे धीरे आपने जब सारे के सारे सिलेबस के 12 बिंदुओं को पढ़ा, टॉपिक को पढ़ा, तो पढ़ते हुए आपके पास 5, 7, 8 रजिस्टर फुल हो जाएंगे। अगर आपका मन किया कि ज्योग्राफी हमें एक दिन में 2, 4, 6, 8 घंटे में पूरा रिवाइज करना है, तो आप कैसे कर पाओगे, कठिन हो जाएगा मित्रों, रजिस्टर से पढ़ना कठिन हो जाएगा। आपको फिर क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाने हैं। स्ट्रक्चर कैसे बना जाता है, जैसे आपने द अर्थ इंटीरियर पढ़ा, द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी का अंतरतम पढ़ा, तो पृथ्वी के अंतरतम में क्या आएगा, पहला बिंदु क्या आएगा, इसमें आपने पृथ्वी के अंतरतम में जो भूमिका लिखी, तो भूमिका में आपने क्या बिंदु लिखा, पहला कि यह अध्ययन के अंतर्गत भूगर्भ शास्त्र का विषय है, भूगर्भ शास्त्र। बस इतना आपने अपनी जानकारी के यहां लिख लिया कि अध्ययन के संदर्भ में यह भूगर्भ शास्त्र का अंग है, लेकिन कुछ आवश्यक तथ्यों के तहत, आवश्यक कारणों से भूगोल में पढ़ा जाता है। क्यों, क्योंकि अंतर्जात शक्तियां भूपटल पर उपस्थित जो दृश्यावलियां हैं, स्थलाकृतियां हैं, उनके उत्पत्ति क्रिया को प्रभावित करती हैं, इसीलिए इसमें इसे भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो आपको लिखना भूगर्भ शास्त्र, और दूसरा आपको लिख लेना है यहां पर अंतर्जात बल। बस 2 बिंदु आपने लिख लिया। अब जैसे ये 2 बातें आपको दिखी तो आप आंख भी बंद करोगे तब भी याद आएगा कि पृथ्वी के अंतरतम का अध्ययन वास्तविक स्तर पर भूगर्भ शास्त्र में अध्ययन का विषय है, लेकिन अंतर्जात शक्तियां भूपृष्ठ पर उपस्थित स्थलाकृतियों को प्रभावित करती हैं, इसीलिए इसे भूगोल में पढ़ा जाता है। आपने आंख बंद करके भी इसे केवल देखा और आपने बात कर ली। अब इसे जानने के स्रोत हैं कुछ। स्रोत को आपने कर दिया 2 भागों में, एक प्रत्यक्ष स्रोत कर दिया और एक अप्रत्यक्ष स्रोत कर दिया। 2 पार्ट्स में आपने बांट दिया। अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष को कितने बिंदुओं में, अप्रत्यक्ष को कितने बिंदुओं में रखना है, आप बिंदु बिंदु केवल लिख दिए। जैसे प्रत्यक्ष में मानव निर्मित खाने हो गए, जैसे प्रत्यक्ष में ज्वालामुखी उद्गार हो गया, जैसे प्रत्यक्ष में एक्सपोज्ड रॉक्स हो गई, अनावृत चट्टानें हो गई, उनको आपने लिख दिया। अप्रत्यक्ष में उल्का पिंडों के प्रमाण हो सकते हैं, घनत्व दाब के प्रमाण हो सकते हैं ना मित्रों, तो तापमान के प्रमाण हो सकते हैं। तो इसी तरह से मित्रों भूकंपीय तरंगों के प्रमाण हो सकते हैं, तो आपने ये लिख दिया। फिर अंतरतम के विषय में आपको संरचना की बात करना है। तो जब संरचना की बात कर रहे हैं तो संरचना के कई आधार हो सकते हैं। तो एक रासायनिक आधार हुआ, तो दूसरा भूकंपीय तरंग आधार हुआ। तो इस आधार पर सियाल, सीमा एवं नीफे पर बटा, इस आधार पर क्रस्ट, मेंटल एवं कोर में बटा। आपका टॉपिक समाप्त। आपने 1 पेज के आधे से भी छोटे पार्ट में आपने एक पूरा का पूरा इस तरह से साइनॉप्सिस फॉर्मेट कर लिया। आपने पेजेस में अगर देखा तो 10 पेज आपने पढ़ा है। कितने पेज पढ़ा है आपने? 10 पेज पढ़ा है, लेकिन स्ट्रक्चर बनाया तो 1 पेज के आधे से भी आधे खंड में आपने इसे समाप्त कर लिया है। 1/4 पेज में आपने समाप्त कर लिया। जहां जरूरत पड़े छोटा छोटा चित्र भी आप अपने याददाश्त के लिए वहां पर बना सकते हो। तो इस तरह से आप क्या देखोगे कि पेपर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपने 10 पेजेज, 20 पेजेज, 50 पेजेज में फिनिश कर लिया। 50 तो बहुत होते हैं, 10-20 पेज में फिनिश होता है। अब वो 10-20 पेज आपके सामने से, नजर के सामने से गुजरते रहेंगे और आपको हर एक बात रिकॉल होती रहेगी मित्रों। आप जिस बिंदु को भी चाहोगे आंख बंद करके या खोलकर साइड रखकर आप उस बिंदु को भली भांति प्रकार से बोलने की स्थिति में रहोगे। तो आपको नोट्स कुछ इस प्रकार से प्रिपेयर करना है। साथ ही क्लास में तो तमाम ट्रेडिशनल बातों से लेकर कॉन्टेम्परेरी बातें तो कराई ही जाएंगी। साथ में आपको देखिए, सपोज मैंने आज कोई बिंदु पढ़ा दिया, परसों ही कोई नई घटना घटित हुई, तो नई घटनाओं को आपको साथ में नोट्स में जोड़ते जाना है। अभी से अगर आप एक साथ काम ये करते चले जाओगे तो लास्ट तक आपका सिलेबस आपको मित्रों
उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जिनकी आप उम्मीद करते हो मित्रों, निश्चित रूप से। तो आपको नोट्स मेकिंग के लिए स्ट्रक्चर फॉर्मेट का काम साथ साथ करते जाना है। बाकी जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वह आपके लिए सफिशिएंट है, उतनी ही बातें आपको करनी है, उससे कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, बस उतना करिएगा कि टेक्स्ट बुक पढ़िएगा और जो शुरुआती बातें मैंने करनी है वो करनी है। अब प्रश्न उठता है, तो सर आप ये सब कितने दिनों में पढ़ाओगे? बहुत सिंपल जवाब, बहुत सिंपल जवाब। ध्यान रखेंगे कि आपका जो पूरा कोर्स ड्यूरेशन है, कोर्स ड्यूरेशन, अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये मित्रों होगा, ध्यान रखें, लगभग 400 आवर्स का। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, तो 400 घंटे का, माइनस तो नहीं ही होगा, प्लस का ही होगा, 400 से 420 घंटे का कोर्स आपका लगभग होगा मित्रों। इतने समय पर आपका ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। तो आपकी क्लासेस क्या होंगी, कक्षाओं का ड्यूरेशन क्या होगा क्लासेस? तो क्लासेस के बारे में मैं बता दूं मित्रों कि अमूमन औसत रूप से यह मानते हैं कि 2 आवर्स की कक्षाएं होती, पर ऑप्शनल में ऐसा मैंने नहीं किया। ऑप्शनल में कोई कक्षा तो आपकी 1.5 घंटे की भी हो सकती, 1.25 घंटे की भी हो सकती, 2.25 2.5 घंटे की भी हो सकती। कैसे? कोई एक टॉपिक हमने छेड़ा आपको पढ़ाना, कोई एक टॉपिक पढ़ाया, तो उस टॉपिक को मित्रों मैंने पूरी तरह से फिनिश किया, ताकि जब आप पढ़ो तो आपके दिमाग में उसके संदर्भ में पूरी बातें आ जाएं। जैसे मैंने बनाया, आपको टॉपिक पढ़ाया, आपको एक टॉपिक पढ़ाया मित्रों, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो उस पूरी कक्षा में स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पूरा मैंने कंप्लीट किया, ताकि आप स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में ऐसा ना लगे कि 2 घंटे समाप्त हुआ समय तो सर ने समाप्त कर दिया, बीच में मेरा टॉपिक रुक गया, अब दूसरी क्लास ओपन करनी पड़ेगी। उसको आप एक ही कक्षा में फिनिश करोगे। पर दूसरी तरफ मैंने पढ़ाया, ये बड़ा हो गया टॉपिक, लेकिन दूसरी तरफ मैंने पढ़ाया वायुमंडलीय स्थिरता एवं अस्थिरता, छोटा टॉपिक है, तो मैंने उतना ही टॉपिक उसमें पढ़ाया। तो प्रत्येक दिन ध्यान रखना कि क्लास जब स्टार्ट हो रही होगी, तो क्लास स्टार्ट होते हुए सिलेबस के उस पार्ट का सिलेबस आपके सामने होगा। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का ये सिलेबस है, सिलेबस के इस बिंदु को हम पढ़ रहे हैं, वो बिंदु जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो कक्षा आपकी चलेगी, तब तक वो कक्षा आपकी मित्रों क्या होगी, चलेगी। और उस कक्षा को उसी डायमेंशन, उसी पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक उस कक्षा को उसी फॉर्मेट में रखते हुए आप देखेंगे मित्रों कि मैं तमाम विषय बिंदुओं को पूरा कर रहा हूं। इसलिए इसे प्रतिदिन या प्रति कक्षा की समय पर बंधन पर ना देखकर कुल ड्यूरेशन को देखिएगा। 4 to 420 आवर्स की आपकी कक्षाएं होंगी, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस ईच एंड एवरी डायमेंशन पर मित्रों कंप्लीट हो जाएगा। यह भी ध्यान रखें कि हमारी संस्था आप लोगों के सपोर्ट के लिए विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराएगी पाठ्यक्रम के साथ साथ, तथा कुछ रेफरेंस मटेरियल्स तो नहीं, पर जो क्लास में पीडीएफ फॉर्मेट में मटेरियल्स होते हैं उनके अवेलेबल कराए जाने के प्रयास किए जाएंगे। पर अभी तो आपको कक्षाओं पर ही फोकस रहना है, पूरी तरह से कक्षाओं पर फोकस्ड रहें मित्रों। कल से जो हमारी कक्षाएं आरंभ होंगी सीधे पाठ्यक्रम से शुरू होंगी, पाठ्यक्रम का पहला टॉपिक उठाएंगे और पहले टॉपिक से ही कक्षाएं आरंभ होंगी। कुछ इधर उधर की निरर्थक बातें नहीं की जाएंगी, ताकि आपका वक्त जाया ना हो, आपका समय बर्बाद ना हो। मित्रों, बहुत ही उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ तमाम कक्षाएं शुरू से लेकर लास्ट तक ले जा रही हैं। पूरी कक्षाएं रिकॉर्डेड हैं, हर एक कक्षा आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। मैक्सिमम कक्षाएं रिकॉर्डेड हो चुकी हैं, कुछ कक्षाएं रिकॉर्ड करा के और साथ साथ अपलोड की जाएंगी, ताकि आप लोगों को समय रहते पूरा कोर्स बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाए मित्रों। और इसका प्रॉमिस करते हैं मैं और मेरी संस्था कि आपको हर एक चीज गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जाएगी मित्रों। तो ये थे मेरे आज के संक्षिप्त वार्तालाप या वार्तावली आपके साथ, विषय से संबंधित, आपके आरंभिक कुछ प्रश्नों से संबंधित। ध्यान रखें, वैकल्पिक विषय के अंतर्गत शिक्षक एवं विद्यार्थियों को शिक्षागत दृष्टिकोण से जुड़े रहना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी तरह से प्रश्न आपके अपने विषय से संबंधित हो, डायरेक्ट आप संस्था से जुड़े रहेंगे, क्योंकि वैकल्पिक विषय का कोर्स निश्चित रूप से गहनता और गूढ़ता लिए हुए होता है। और मैं पूरी तरह से इस बात के प्रयास करूंगा कि आप बहुत अच्छा अपने जीवन में करें मित्रों। आपके जीवन की शुभकामनाओं के साथ हम लोग अपने कक्षाओं को आरंभ करेंगे कल, जो हमारी नेक्स्ट कक्षा होगी।
कल का मतलब नेक्स्ट क्लास का मतलब है पाठ्यक्रम के साथ शुरू किया जाएगा मित्रों। यही इन्हीं बातों के साथ आपसे आज विदा लेता हूँ। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।